म्यूट है। नहीं, मैं मैंने म्यूट किया था डीके गुप्ता जी। हमारी आवाज आ रही है ना? नमो नमः। नमो नमः डॉक्टर साहब, नमो नमः। नमो नमः साहब। जरा 2-4 मिनट बाद और लोग जुड़ जाए, फिर हम आरंभ करें। जी 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 सर, जी सर। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं? डॉक्टर कुमार आशीष जी। मैं बनारस से हूँ सर। बनारस से। जी 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 सर। हेलो हेलो, इसलिए फोन किए कि कल अच्छा घर में हो रहा है, आ जाओ उसके लिए। किसका एग्जाम है? हमारे पास ज्ञानियों का बहुत बढ़िया गुलदस्ता है। कोई म्यूजिक की फील्ड से है, कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई जियो साइंटिस्ट है। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं इस मंच से जुड़े हुए हैं, और सभी गीता प्रेमी हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं। काका है यहाँ पर, काका बहुत रोज है। हैं? अच्छा, उससे भेज दो। ठीक है ठीक है, चलो। हमें ये सब नहीं पता है, बच्चा फिलहाल सामने है। ठीक है, तुम नहीं आ पाओगे तो भेज देंगे उससे। ठीक, हाँ, ओके। चलिए हम लोग आरंभ कर देते हैं। बाकी लोग जो है वो जुड़ते रहेंगे। तो कार्यक्रम का आरंभ हम लोग भगवती सरस्वती का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से करते हैं। ये कार्य मैं यही कर रहा हूँ। पहले माँ सरस्वती को टीका। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। माल्यार्पण। पश्चात दीप प्रज्वलन। आप सबकी ओर से पुष्प अर्पण माँ सरस्वती को हम सब प्रणाम करते हैं। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी आशा श्रीवास्तव जी को। हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है। गाते समय आप कहते हैं नहीं आती है। नहीं, बीच बीच में कट जाती है कभी कभी। ये सरस्वती वंदना एक प्रमिला गुप्ता आंटी है हमारी, उनकी लिखी हुई है। अच्छी साहित्यकार हैं। तो माँ तुम्हारे रूप की मैं कल्पना कैसे सजाऊं, माँ तुम्हारे रूप की मैं कल्पना कैसे सजाऊं, रूप गुण संपन्न तेरी मूर्ति मैं कैसे बनाऊं, माँ तुम्हारे रूप की मैं कल्पना कैसे सजाऊं, माँ। श्वेत शतदल एक कमल को
भर अपलक निहारा, श्वेत शतदल एक कमल को, नयन भर अपलक निहारा, धवल वदने माँ तुम्हारा, रंग उसने है उतारा, धवलता परवार, तन मन शीश में अपना झुकाऊं, माँ तुम्हारी रूप की मैं कल्पना कैसे सजाऊं, माँ गिरी शिखर जो छुप गए हैं तुषार पुष्प प्रहार से, गिर शिखर जो छुप गए हैं तुषार पुष्प प्रहार से, शुभ्र वसने शोभते हैं शुभ्र वस्त्रहार से, हृदय की पावन नहर से चूम तेरे चरण आऊं, माँ तुम्हारे रूप की मैं कल्पना कैसे बन सजाऊं, माँ भ्रमर की गुंजन में वीणा की सरस झनकार गूंजे, भंवर की गुंजन में वीणा की सरस झनकार गूंजे, कंठ में कवि के सरसवाणी तेरी हर बार गूंजे, विश्व को स्वरदायिनी संगीत से तुझको रिझाऊं, माँ तुम्हारे रूप की मैं कल्पना कैसे सजाऊं, रूप गुण संपन्न तेरी मूर्ति में कैसे बनाऊं, माँ हो गया। हाँ हो सवाल। धन्यवाद आशा जी आपके बहुत सुंदर सरस्वती वंदना गायन के लिए। अब मैं हमारे विद्वान वक्ताओं का परिचय करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी से। डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी। आप म्यूट है भाई साहब। धन्यवाद आचार्य जी। हमारे पहले वक्ता है डॉक्टर आशीष कुमार। वे MBBS और मास्टर इन सर्जरी हैं। उन्होंने मास्टर इन चाइल्ड न्यूरो सर्जरी SGPGI लखनऊ से किया है। वे जापान से FJU न्यूरो इंटरवेंशन FIAANS USA तथा फेलो इन एंडोस्कोपिक सर्जरी ज्यूरिक से हैं। वे वर्तमान में गैलेक्सी हॉस्पिटल और ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक वाराणसी में कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइन एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जन। हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर पद्मनाभन शर्मा हैं। शर्मा जी ने IIT रुड़की से अर्थ साइंस में MTech करने के बाद 1980 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अर्थ साइंटिस्ट के रूप में सेवाएं शुरू की तथा 2014 में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए। डॉक्टर शर्मा रेकी में ग्रैंड मास्टर व ज्योतिष विशारद है। मास्टर क्वांटम हीलर व ट्रेनर हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पीस हैप्पीनेस एंड माइंड पावर डेवलपमेंट स्थापित किया है तथा उसके फाउंडर, चीफ, मेंटर और मोटिवेटर हैं। इन्हें प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2022-2023 मिला है। इन्होंने आइकॉन अवार्ड 2025, स्वामी विवेकानंद ग्लोबल पीस अवार्ड 2025, ग्लोबल चेंज मेकर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड ऑक्सफोर्ड 2025
तथा राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल पीस एंड स्पिरिचुअल एंड कल्चर सेंटर से प्राप्त किया है। ये अनेक रोगों में क्वांटम हीलिंग द्वारा निवारण करने की दक्षता रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी। ब्रेन हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है और इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाने से पार्शियल जिस हिस्से में गड़बड़ी होती है उससे जो कंसर्न हमारे शरीर का हिस्सा है उसके संचालन में समस्याएं आने लगती है। जैसे हमारे सारे शरीर के अन्य अंगों को जिंदा रहने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन इत्यादि की आवश्यकता होती है, ब्रेन को भी उसी तरह आवश्यकता होती है। तो इसके अनेक कारण होते हैं जो ब्रेन स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस के, उन कारणों के बारे में और उनको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे डॉक्टर कुमार आशीष से। डॉक्टर कुमार आशीष प्लीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुमार आशीष जुड़े हुए? हाँ सर। हाँ जी 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 हाँ जी 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 सर, जी सर। बस सर वो प्रेजेंटेशन मैं लोड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सर। जी 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 सर प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर? अभी नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा था। पहले दिख रहा था, अभी जब रिज्वाइन जब किया उसके पहले। सर आप दिख रहा है प्रेजेंटेशन सर? हाँ जी आ गया। जी 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 सर, जी सर, जी सर। सर सबको नमस्कार। मेरा चरण स्पर्श प्रणाम सबको। तो और मैं सब धन्यवाद देना चाहता हूँ सर टंडन सर का और सर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आकर के यहाँ पे कुछ जागरूकता इस सेरेब्रल स्ट्रोक के बारे में दूं, कुछ बताऊं और लोगों के बीच में थोड़ा सा जागरूकता फैलाऊं। चूंकि मौसम जो है ठंड का आने लगा है सर, तो ठंड के मौसम में खास करके ये स्ट्रोक, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो चाहे वो हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक को भी ब्रेन अटैक ही बोला जाता है, तो इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार का होते हैं, क्या क्या खतरे होते हैं और उससे कैसे निपटा जाए। तो इस पे हमारा जो मेन पूरा प्रेजेंटेशन है वो केवल मेन 3 टॉपिक पे ही है कि स्ट्रोक की क्या परिभाषा और कैसे प्रकार के होते हैं, और वरिष्ठ नागरिकों में क्या क्या इसके लिए जो जोखिम है वो होता है, और समाज को इसके लिए क्या करना चाहिए इसको जागरूक होकर के। केवल आप लोगों को नहीं सर, बाकी आसपास जितने हैं, चाहे कोई भी है, यंग लोग हैं, सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मैं सब अच्छे से, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल। जी सर। तो स्ट्रोक जो है, जैसा मैंने बताया, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही ब्रेन अटैक को स्ट्रोक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में खून की नलियां जो हार्ट में सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से स्ट्रोक में भी जो ब्रेन में जो खून की नलियां सप्लाई करती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाता है। अब रुकावट जो होता है इसमें 3 प्रकार की होती है सर, मोटे मोटे, तो मैं भी आगे बताऊंगा। लेकिन इससे होता क्या है कि मस्तिष्क में जो भी रक्त प्रवाह होता है उसी से सारा जो उनका भोजन है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज सप्लाई है, बाकी भी जो न्यूट्रिशन की चीजें हैं वो सब जाती है। उसके अलावा जो है सर, जो भी वहाँ की गंदगी है वो वापस निकालने के लिए भी इसी ब्लड का ही इस्तेमाल होता है। तो अगर कहीं रक्त प्रवाह रुक जाता है तो ये जस्ट ऐसे ही हो गया जैसे कि सड़क की कहीं आप किसी शहर की सड़क की ब्लॉक कर दे और उसकी सारी सप्लाई आना जाना पूरा कट ऑफ कर दे। तो जो भी ब्रेन में जो भी ऑक्सीजन जाना है, जो भी ग्लूकोज जाना है जिससे कि ब्रेन को एनर्जी मिलती है, और भी जो प्रोटीन्स और दूसरी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं, वो सब पहुंच नहीं पाएंगे और जो गंदगी है वो निकल नहीं पाएंगे। तो ये एक इमरजेंसी होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का कोई भी सेल बॉडी का सरवाइव नहीं कर सकता है। किसी भी सेल को सरवाइव करने के लिए
दो चीज मिनिमम चाहिए होती है, एक तो अनइंटरप्टेड ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये चीज जैसे होता है, जैसे ये रुका तो ये इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। इमरजेंसी में फिर तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो होता है, इसमें होता कैसे है, कहीं से भी शरीर से कहीं से भी कोई क्लॉट, थक्का या कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल का धीरे धीरे वो जम के बड़ा होकर के नलियां ब्लॉक कर दे, या कई बार कोलेस्ट्रॉल के टुकड़े होते हैं वो चले जाते हैं, कई बार कुछ हार्ट की खराबियां होती हैं या ब्लड प्रेशर या खून की खराबियां होती हैं, तो उसके कारण कई बार थक्के या कुछ वहां से ऐसे ही क्लॉट बन बन के वो निकल आते हैं। तो वो अगर दिल से निकले, हार्ट से निकले तो शरीर में कहीं भी जाएंगे, लेकिन जब वो गले की नलियों में जाते हैं जो ब्रेन तक जाती है, तो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है बाधित कर देता है। और इससे जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक गई है, जिसे जरा प्लीज अपने अपने माइक म्यूट कर, अपने अपने माइक म्यूट करना है, माइक म्यूट करना है गोविंद जी, अपने अपने माइक्स म्यूट करना। मस्तिष्क के जिस जिस भाग में ये क्लॉट जाएगा, जहां जहां जाएगा, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण वो हिस्सा डेड होने लगता है, गोविंद जी होने लगता है। गोविंद जी अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज, गोविंद जी माइक म्यूट कर लें। तो मस्तिष्क के उस भाग का कार्य जो है वो रुक जाता है। जैसे मस्तिष्क में अगर हाथ पैर के कंट्रोल करने का सेंटर है, अगर वहां की ब्लड सप्लाई रुक गई तो हाथ पैर में पैरालिसिस आने लगता है। अगर देखने की जगह है, देखने वाली नस है, वहां पे अगर ब्लॉकेज हुआ है तो फिर रोशनी आँख की चली जाती है, कम हो जाती है। बोलने वाली जगह पे हुई तो आवाज या तो लड़खड़ा जाती है, आवाज नहीं निकलती है। शरीर के बैलेंस वाले अंग पे होता है तो बैलेंस में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है। होश वाली जगह पे होगा तो मरीज बेहोश हो जाएगा। तो ये जिस जगह की रक्त प्रवाह बाधित होगी उस जगह के हिसाब से वो लक्षण आएंगे। अब ये जैसे मैंने बताया कि कई प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। 3 में एक मोटा मोटी पहले 2 होते हैं, एक इस्कीमिक होते हैं, एक हेमरेजिक होते हैं। फिर हेमरेजिक में भी 2 प्रकार होते हैं। इस्कीमिक मतलब होता है कि इसमें कहीं खून की नलियों में कोई क्लॉट जाकर के फंस गया तो उसके आगे ब्लड जा ही नहीं पाता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे अगर कभी पानी की नलियों में कहीं कुछ फंस जाता है तो आगे नल से पानी नहीं आता, जबकि टंकी में पानी होती है, तो हमको वो कचरा साफ करवाना पड़ता है। तो सेम उसी तरह के जब ये क्लॉट जाकर के किसी नली में फंस जाती है तो उसके आगे ब्लड जा ही नहीं पाता है। बाकी जगह हर जगह ब्लड जाएगा, लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा, क्लॉट से आगे। तो वो वहां से आगे जो भी हिस्सा है जहां वो सप्लाई कर रहा था वो हिस्सा डेड होने लगेगा। तो ये पहला प्रकार हो गया इस्कीमिक स्ट्रोक। दूसरा जो होता है हेमरेजिक बोलते हैं। हेमरेजिक में क्या होता है कि जस्ट इसका उल्टा होता है कि जहाँ पे वो खून की नलियां फट जाती है वहां से वो खून का लीकेज होने लगता है। तो जो इसको भी हम उसी उदाहरण से लेते हैं कि अगर कहीं पानी का पाइप फट गया तो वो नल में पानी कम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पानी उसी लीकेज वाली साइड से सब निकल जा रहा है। तो सेम उसी तरीके से हेमरेजिक स्ट्रोक में जहां से नलियां फटी है वहीं से सब ब्लड बाहर निकल जाता है और उसके आगे फिर रक्त प्रवाह रुक जाता है। अब ये हेमरेजिक भी 2 प्रकार की होती है। एक में होता है कि वो खून की नलियां नॉर्मल होती है और वो ब्लड प्रेशर की वजह से फटती है, जिनमें एक जगह बड़ा सा थक्का जम जाता है। दूसरा प्रकार होता है जिसमें खून की नलियों की खराबी होती है, उससे जो ब्लड निकलता है वो चूंकि खराबी से निकला है तो वो खून के सब रेक्नोइड स्पेस बोलते हैं उस हिस्से की तरफ ज्यादा जाता है, तो वो हिस्सा चारों तरफ दिमाग से जुड़ा होता है। तो वो प्रकार का जो हेमरेज है वो पूरे दिमाग में फैल जाता है। तो देखा जाए तो मोटा मोटी ये 3 प्रकार के होते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं, हेमरेज में 2 प्रकार के हुए, एक जगह जहां मोटा थक्का बना और एक जिसमें पूरे दिमाग में ब्लड फैल गया। इन सारे प्रकार में उपचार तुरंत बहुत जरूरी होता है। इन सब में इस्कीमिक स्ट्रोक लगभग 85% मरीजों में होता है। अगर 100 मरीज स्ट्रोक के हैं तो 85% में इस्कीमिक स्ट्रोक होंगे, बाकी 15% में हेमरेजिक होते हैं। और इनमें भी 85% में सबसे बड़ा कारण ब्लड क्लॉट होता है। वो क्लॉट या तो खून की नलियों की खराबी से बना हो,
हार्ट की खराबी से बना हो या खून की खराबी से बना हो, वो सब मैं चर्चा करूंगा क्या क्या खराबी होती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है उसमें होता है धमनियों में प्लाक जमा होना। प्लाक होता है जैसे चिकनाई होती है, कहीं भी तेल मसाला कोई चिकनाई जम जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है, उसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल जो होता है गाढ़ा चिकनाई होता है, बिल्कुल डालडा की तरह। तो अगर वो खून में बढ़ जाता है मात्रा कोलेस्ट्रॉल का, तो खून की नलियों में कई जगह जमने लगता है। जब वो जम जाता है तो जब वो जमा तो धीरे धीरे उसके ऊपर बढ़ेगा ही, तो उसे ही प्लाक बोलते हैं। जब वो एक प्लाक बड़ा हो जाता है तो या तो उसी का टुकड़ा चला जाता है या उसमें क्लॉट बन करके वो टोटल ब्लॉक कर देता है। तो एक तो ब्लड क्लॉट हुआ, दूसरा ये प्लाक जमाकरण हुआ। तो ये दोनों मिलाकर के लगभग मैक्सिमम कारण होते हैं। वहीं हेमरेजिक स्ट्रोक जो होते हैं उसमें हमने जैसा बताया कि रक्त वाहिका के फटने से होते हैं। तो उसके अंदर मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव हुआ, ब्लीडिंग हुई, ठीक है। इनका जो मैंने बताया कि दो प्रकार होते हैं, एक जिसमें एक जगह ज्यादा बड़ा क्लॉट रहता है और एक जिसमें फैल जाता है। तो जो ज्यादा बड़ा क्लॉट वाला होता है वो ज्यादा कॉमन होता है और उसमें जो होता है उच्च बीपी मुख्य कारण होते हैं। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो एक जगह से खून की नली, नॉर्मल नली फट गई और वहां से रक्त का रिसाव हो गया। इसी प्रकार से हम सेम उदाहरण लेंगे कि अगर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, हद से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं जो पानी की नली होती है वो फट सकती है। तो फटने से जो रिसाव होता है बिल्कुल उसी तरीके से कि ब्लड प्रेशर बाकी समय तो नॉर्मल रहता है, लेकिन किसी समय अचानक वो 180 200 ऊपर भाग गया और वो फट गई कहीं की नली, तो हेमरेज हो गई। अब इनके मुख्य कारण अगर हम सारे स्ट्रोक का देखें तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे ऊपर आता है, शुगर आता है, कोलेस्ट्रॉल आती है, इस धूम्रपान आता है, स्मोकिंग, ज्यादा वजन आता है और बढ़ती उम्र होते हैं। ये जो ऐसे कारण हैं जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मैंने बताया इसमें कैसे होता है। डायबिटीज में शुगर बढ़ जाते हैं तो शुगर के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाते हैं और खून भी गाढ़ा होने लगता है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे कि जिस प्रकार अगर हम पानी में चीनी डालते हैं तो धीरे धीरे शरबत बन जाता है। तो शरबत जो होता है वो पतला होता है, लेकिन अगर हम और चीनी मिलाते जाएं तो जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे पानी गाढ़ा होने लगता है, वो चाशनी बनने लगता है और चाशनी शरबत से ज्यादा गाढ़ा होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शुगर बढ़ता है तो खून गाढ़ा होने लगता है, तो वो गाढ़ा खून में जमने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। कहीं भी पतली नली होगी वो गाढ़ा खून वहां से न निकल के जम जाएगा, तो ऐसे ही वो पतली पतली नलियों को या ऐसे सक्रिय रस्तों को ब्लॉक कर देता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल भी मैंने जैसे बताया, कोलेस्ट्रॉल वही चिकनाई है, वो जम जाता है और उसके कारण वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। धूम्रपान जो है इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक तो ये ऑक्सीजन की कमी करता है और दूसरा इसमें जो पदार्थ होते हैं वो एक प्रकार से जो रक्त वाहिका होती है, खून की नलियां होती हैं, उसके अंदर एक जैसे हमारे घर के अंदर पेंट होते हैं उसी प्रकार उसके अंदर एक लेयर होती है एंडोथेलिन की। दीवार के जैसे हम इसको उदाहरण के तौर पर लें तो ज्यादा बढ़िया समझ पाएंगे। जैसे हमारा दीवार होता है उसमें जो ईंट प्लास्टर है वो तो बहुत खुरदरे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर चिकना प्लास्टर लग जाता है तो दीवार बिल्कुल मुलायम और स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है। उसी प्रकार खून की नलियां के भी कई लेयर होते हैं। सबसे अंदर का लेयर होता है एंडोथेलिन का, वो बहुत ही चिकना होता है। वो चिकना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो खून बह रहा होता है वो कहीं रुकावट ना आए, क्योंकि खून कहीं भी रुकेगा तो वो नॉर्मल वैसे भी जमेगा, ये कुदरती होता है। कहीं भी कटा फटा तो खून क्यों जमता है, रुक जाता है इसीलिए। तो वो रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए कुदरत ने क्या व्यवस्था किया है, ऊपर वाले ने किया है कि वो इतना चिकना लेयर बनाया है कि उसमें से वो हर चीजें फिसलती हुई चली जाती है, वैसे बिल्कुल टाइल्स हो। तो ये धूम्रपान ये लेयर को डैमेज करता है और डैमेज होने के कारण फिर वहां पे धीरे धीरे ये क्लॉट जमने लगता है। मोटापा कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही काम करता है। धीरे धीरे जैसे कोलेस्ट्रॉल है वैसे फैट बढ़ जाते हैं, तो इसी के कारण वो नुकसान करता है। बढ़ती उम्र के कारण अगर इसे बोले तो बढ़ती उम्र के कारण ऊपर के सारे हर चीजों का खतरा भी बढ़ जाता है और खून की नलियां भी कमजोर हो जाती हैं और हर चीजों में जो नॉर्मल जैसे शरीर 20-30 साल में काम करता है वैसा 60 साल में नहीं करेगा और 90 साल में तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से खून की नलियों से लेके हर चीज कमजोर होने लगते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जो खून की नलियों के अंदर लेयर है वो भी कमजोर होता है, खून की नलियां भी कमजोर हो जाती है।
हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर की वजह से ही हार्ट जो पंप करता है वो प्रेशर जनरेट करता है, और उसी प्रेशर की वजह से खून आगे बढ़ता है, और वही खून आगे जब जाता है तो वहां से वो ऑक्सीजन सप्लाई करके वापस हार्ट तक आता है। तो ये हार्ट का काम है और ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो खून की नलियों पे एक्स्ट्रा दबाव डालता है, तो जो कमजोर हिस्सा है वहां से वो हेमरेज होगा। डायबिटीज का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से ये डायबिटीज करता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल भी मैंने बता दिया, धूम्रपान का भी मैंने बताया। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये केवल ब्रेन अटैक के लिए नहीं है, हार्ट अटैक के लिए भी सेम, सब कुछ अभी सेम है, सिर्फ इलाज अलग होता है। सारा खतरा, सारा बचाव देखें तो 90% दोनों में सेम होता है। हृदय रोग और स्ट्रोक का, इसमें ये एक चीज जो है हृदय रोग, ये एक चीज मैंने वहां पॉइंट डालना भूल गया था। नॉर्मली बढ़ती उम्र के साथ एक और चीज होता है कि कुछ ना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम भी होने लगती है, और चूंकि हार्ट का काम है पूरा रक्त को, प्रवाह को संतुलित करना पूरे शरीर में, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। अब ये गड़बड़ आमतौर पे कई प्रकार से होता है, लेकिन जैसे दिल का जो धड़कन होता है आमतौर पे हम बोलते हैं 60 से 90 बार हर मिनट धड़कना चाहिए। आम भाषा में 72 बार हर मिनट में धड़कता है। अगर ये लगातार न धड़क करके अगर आगे पीछे धड़के तो इसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, AF। ये एक बीमारी होती है, उम्र के साथ आती है, क्योंकि हार्ट के अंदर हमारा एक चिप की तरह पेसमेकर लगा होता है, घड़ी लगी होती है, जो हर कुछ देर पे वो दिल को धड़कने का आदेश देती है और दिल धड़कता है। तो जैसे जैसे ये कमजोर होगी तो जो दिल की धड़कन होती है वो आगे पीछे होने लगती है। तो कभी पता चला कुछ सेकंड के लिए बहुत तेज धड़का, कुछ सेकंड के लिए बहुत धीमे धड़का। तो इस कारण से भी रक्त का जो प्रवाह होता है वो चीजें कभी तेज हो रहा है, कभी धीमे हो रहा है। तो धीमे होने की वजह से कई बार वहां पे क्लॉट्स बनने लगते। मैंने बताया कि रक्त का काम है बहना, जहां भी रुकेगा वो जमेगा, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। तो ये जैसे ये धीमे होने लगता है तो उसमें कहीं क्लॉट्स बनने लगते हैं। वो क्लॉट्स हो सकता है धीरे धीरे बढ़ने लगे, या कुछ जगह पे और जम के वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो ब्लॉक करने लगते हैं आगे जाकर के नलियों पे। तो मस्तिष्क में जब करेंगे तो ये दिक्कत करेंगे। आयु के साथ भी मैंने बताया, हाँ आयु के साथ ये होता है कि जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, बिल्कुल अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देते हैं, खान पान पे ध्यान देते हैं, बाकी बीमारियां कंट्रोल रखते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, तो उन सब के कंपैरिजन में जो लोग ये सब करते हैं और जो लोग ध्यान नहीं रखते उनमें रिस्क कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि उनके शरीर जो होता है वो पहले ही से कमजोर होने लगता है। हमारा शरीर ऊपर वाले ने दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म करो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो कर्म मतलब कि आप शरीर को भी चलायमान स्थिति में रखें, जो भी चीज चलेगी वो काम करेगी, जो चीज नहीं चलेगी वो जंग लग जाएगी, ये कुदरत का नियम है। तो वही चीज होता है, जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं फिजिकली और हर चीजें मेंटली, वो ज्यादा फिट होते हैं और उनको ये सब चीजों की संभावना काफी कम हो जाती है। अब ये तो हो गई कारण का। अब स्ट्रोक के लक्षण पे आते हैं कि कैसे हम स्ट्रोक को पहचानें। तो स्ट्रोक के लक्षण जो होते हैं आमतौर पे मैंने बताया दिमाग के जिस हिस्से पे रुकेगा उसके आधार पे उसके लक्षण आते हैं। तो लेकिन पहचाने कैसे? पहचानना जल्दी इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना जल्दी पहचानेंगे उतना जल्दी इलाज शुरू होगा, उतना अधिक फायदा होगा। तो पहले एक जमाने में फास्ट बोला जाता था। फास्ट इसलिए किया गया था क्योंकि फास्ट का मतलब, क्योंकि ये मेडिकल साइंस में ये सब चीजें अमेरिका इंग्लैंड से डेवलप हुई, तो वहाँ अंग्रेजी चलती है। फास्ट मतलब होता है तेज। तो फास्ट मतलब पब्लिक में अवेयरनेस के लिए उन्होंने फास्ट किया। फास्ट से होता था कि वो समझते थे कि हाँ ये फास्ट लक्षण दिखेगा तो आप फास्ट अस्पताल पहुंचिए। अब इसको हमारे इंडिया में बी फास्ट हो गया है, आगे कैपिटल बी और कैपिटल ई जुड़ गया है। बी फास्ट मतलब और फास्ट हो जाइए, ये अभी जोड़ा गया है। तो उसको बी को हम बाद में बताएंगे, पहले हम फास्ट पे आते हैं। फास्ट लक्षण था, आम पब्लिक को बोला गया था कि जब आपको फास्ट दिखे, फास्ट मतलब FAST, F से फेस की ड्रूपिंग, यानी चेहरे में कोई तिरछापन हो रहा है, चेहरा बराबर नहीं चल रहा है, आंख के पास, गाल के पास, मुंह के पास, कहीं भी, या माथे पे कहीं भी कोई टेढ़ापन लग रहा हो। ए से आर्म वीकनेस, आर्म मतलब केवल हाथ नहीं ये एक निमोनिक है। तो आर्म का मतलब होता है हाथ या पैर। हाथ या पैर में कहीं भी कोई कमजोरी हो
या सुनपन झुंझुनी हो, अगर ये अचानक कुछ ऐसा हो रहा है, या एस से स्पीच डिफिकल्टी, स्पीच मतलब कि बोली में कुछ दिक्कत हो रही है, बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है, आवाज नहीं निकल रही है, या बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं पहले, तो अगर इनमें से कुछ होता है तो टी मतलब टाइम टू एक्ट है, मतलब टाइम बिल्कुल नष्ट नहीं कीजिए। फास्ट ये निमोनिक बनाया गया था कि फेस, आर्म, स्पीच कोई लक्षण दिखा तो आप अपने मत सीमित रहिए, आप तुरंत चिकित्सक के पास बिना टाइम वेस्ट किए पहुंचिए, उसका जिम्मेदारी डालिए कि भाई वो जांच पड़ताल करके देखे क्या हुआ है, इस पे आप मत इंतजार कीजिए, क्योंकि जितना देरी करेंगे ये लक्षण उतना बढ़ेंगे, दवाइयां और इलाज उतने देरी से शुरू होगा और उसका फायदा जो है उतना कम मिलेगा मरीज को और नुकसान ज्यादा रहेगा। बाद में अभी BE जोड़ा गया है। BE इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज लोगों ने मिस किया था। कई बार होता था कि सब कुछ ठीक था, लेकिन B से बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब मरीज को थोड़ा सा लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन चक्कर जैसा लग रहा है हमें, थोड़ा बैलेंस की गड़बड़ी है, तो ठंडी लग गई होगी, तो हमारा शुगर कम हो गया होगा, तो BP भाग गया होगा। तो B बैलेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में बैलेंस की बड़ी बड़ी दो नसें होती है, सेरिबेलम बोलते हैं। तो B से बैलेंस हो गया, E से I हो गया, क्योंकि चूंकि उम्र के साथ होता है, तो आंख में भी लोग पता चला मोतियाबिंद है तो समलबाई है, कुछ सोच के ऐसे इग्नोर करते थे। तो बाद में ये जोड़ा गया BE फास्ट, मतलब बैलेंस में कोई दिक्कत हो रही है, संतुलन में कोई दिक्कत हो रही है, आंखों में देखने में कोई दिक्कत हो रही है, FAST चेहरे पे हो रही है, R मतलब हाथ पैरों में हो रही है, S मतलब स्पीच बोली में हो रही है, बोलने या समझने में, तो T मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, तुरंत नजदीकी न्यूरो विशेषज्ञ के पास पहुंच जाना है कि ये दिक्कत हो रही है, आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, आप इवैल्यूएट कीजिए। मैंने इस सबको पूरा डिटेल में भी बता दिया एक साथ। तो ये तो सारा हो गया। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जो निमोनिक के द्वारा नहीं समझाए जा सकते हैं, जैसे अचानक अगर सर में तेज दर्द हो रहा हो, चक्कर आना को मैंने बताया कि ऑलरेडी ये इंक्लूड किया जा चुका है, धुंधला दिखाई देना भी इंक्लूड कर दिया जा चुका है, लेकिन तेज सर दर्द अगर उल्टी के साथ होता है या वैसे भी तेज सर दर्द अचानक होता है, आमतौर पर जिनको नहीं होता है वैसा दर्द, तो फिर या फिर बेहोशी या भ्रम की स्थिति होती है, तो भी तुरंत ईद करना है, क्योंकि इनका निमोनिक नहीं हो पाता था, तो इसलिए इसको उस पर इंक्लूड नहीं किया गया है। हमने वो B फास्ट बनाया है क्योंकि वो याद रहेगा। बाद में ये सारी चीजें धीरे धीरे, ये हर इंसान को होता है कि याददाश्त कुछ कुछ चीजें हटाने लगती है जो गैर जरूरी चीजें हैं। तो अगर हम आमतौर पे इसको नहीं रिवाइज करेंगे तो कुछ दिनों में भूल जाते हैं, तो आम पब्लिक में सब भूल जाते हैं, तो उनको याद क्या रहेगा, बस इतना याद रखें B फास्ट, तो उस पर उनको ध्यान रहता है, इसलिए वो निमोनिक बनाया गया है। तो लक्षण दिखने पे एम्बुलेंस को कॉल करके तुरंत बुलाएं, रोगी को सुरक्षित स्थिति में रखें। सुरक्षित स्थिति मतलब ये होता है कि कई बार इनमें मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं, तो कहीं खतरे की जगह पे हैं, कहीं आग पानी या कुछ ऐसा चीज है जहां बिजली उजली के सामान है, मशीन है, तो वहां से दूर कर दें। पता चला मरीज गाड़ी चला रहे हैं, अचानक उस समय लक्षण आया, तो तुरंत गाड़ी किनारे करके, अब है तो तुरंत आप बंद करके तुरंत बैठ जाइए, तुरंत किसी को शीशा नीचे करके हेल्प कीजिए। खाना पानी तुरंत नहीं देना है, क्योंकि अगर शरीर कमजोर है, बोली की नस कमजोर है, तो कई बार मुंह से कुछ भी जो देंगे वो फेफड़े में जाके निमोनिया कर सकता है, वो एक अलग स्थिति को गड़बड़ा सकता है। तो ये खाना पानी मुंह से उस समय नहीं दिया जाता है, मरीज को करवट पे रखा जाता है, सीधा बिल्कुल नहीं रखा जाता है। और समय बचाना महत्वपूर्ण है, गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं इलाज के समय बताऊंगा। तो तुरंत ऐसे करके सुरक्षित तरीके से करवट दिला के बिना कुछ दिए मरीज को अस्पताल पहुंचाना है। रोकथाम, सबसे जरूरी चीज रोकथाम में ये होता है कि हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें। मैंने जैसे पहले बताया था, एक उम्र के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहना चाहिए हर चीजें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब चीजें देख के पता नहीं चलता, BP भी देख के पता नहीं चलता, नाप के पता चलता है। तो ऐसे ही ये सब चीजें नियमित स्वास्थ्य जांच होगा तो पता चलता है। जो रिस्क फैक्टर्स है उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कंट्रोल कर लीजिए, शुगर बढ़ा है, कंट्रोल कर लीजिए, BP बढ़ा है, कंट्रोल कर लीजिए, स्मोकिंग है तो तुरंत बंद कर दीजिए। स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है।
कम नमक लिया जाता है लेकिन नमक बंद नहीं किया जाता है। ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कई बार मरीज बिल्कुल नमक खाना बंद कर देते हैं तो नमक सोडियम की कमी होने लगती है, तो ये चीज भी नहीं होना। नमक आपको एक्स्ट्रा नमक नहीं लिया जाता है, जो बिल्कुल मिनिमम नमक आपको दाल सब्जी हर चीज में चाहिए उतना आपको लेना है। ज्यादा एक्स्ट्रा नमक जैसे अलग से सलाद पे या कोई चीज पे अलग नमक डाल के लोगों को खाने का भी वो नहीं लेना है। कम तला लेना है, चिकनाई वाली चीजें कम करनी है। फल सब्जियां या जो नेचुरल चीजें हैं जो कुदरत हमें देती है वो चीजें कभी नुकसान नहीं करती, जिस रूप में वो देती है उसको हम जब चेंज करते हैं तभी नुकसान होता है। तो फल सब्जियां, अधिक फाइबर युक्त आहार जैसे गेहूं है उसमें हम चोकर निकाल देते हैं, नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जितना निकाल देंगे वो सब चीज नुकसान करेगा। गेहूं हमें पूरा मिला अनाज के रूप में। जंक फूड ऐसे ही प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसमें से सब न्यूट्रिएंट वाली चीजें निकाल के जो टेस्ट के लिए जरूरी है वो चीजें की जाती है, तो ये सब चीजें कम करनी चाहिए। नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है, जिसमें 30 से 45 मिनट पैदल चलना, और ये लगातार पैदल चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, ये करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर रहे हैं वो तुरंत आज ही के आज 45 मिनट पैदल चल जाएं। ये चीजें धीरे धीरे करना शुरुआत करनी चाहिए और रेगुलरिटी मेंटेन रखनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं चलते हैं तो 2 से 3 महीने में आप इस टारगेट को रखिए कि हम 45 मिनट तक पहुंचेंगे, और 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। उसमें आप बीच में न रुकने की जरूरत न पड़े, और आप एक पेस में चलें। ऐसा नहीं कि कभी अचानक बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो कभी आराम कर रहे हैं, एक अपना पेस रखिए। और ये चीज मैंने बताया कि 2-3 महीने 4 महीने लीजिए धीरे धीरे इस पेस में आने के लिए, लेकिन जब एक बार हो गया तो आप उसको मेंटेन रखिए। योग प्राणायाम ये ऑलरेडी हमारे पूर्वज जानते थे, इसका फायदा जानते थे, ये भी एक्सरसाइज है, ये भी करनी चाहिए। अगर पैदल चलने की जगह नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है फ्लैट के अंदर कितना चल पाएंगे, तो योग प्राणायाम भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसको भी आप कर सकते हैं, दोनों मिला के भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग अभ्यास ये सब आजकल जिम और कई प्रकार की चीजें हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ऊपर का दोनों ऑप्शन बढ़िया है। यंग लोगों के लिए बाकी चीजें हो सकती हैं। बीपी के लिए मैंने बताया ही था, आपको रखना है, शुगर भी नियंत्रित रखना है, धूम्रपान और ये नशा वाली चीजों से दूर रहना है। तनाव वाली चीजें बहुत जरूरी इसलिए हैं क्योंकि स्ट्रेस, जैसे अगर हम नॉर्मल हैं, अभी हम अचानक कोई बहुत अच्छी खबर सुन लें या बहुत खराब खबर सुन लें तो हम टेंशन में आ जाएंगे, चाहे अत्यधिक खुश हो जाएंगे, तो इसके कारण हमारा बीपी बहुत ऊपर चला जाता है या नीचे होता है। तो ये जो ऊपर और नीचे बीपी जाता है ये नुकसान करता है, तो ये तनाव यही चीज करता है। गीता में भी कहा गया है कि हमेशा मनोदशा संभाव रखना चाहिए, दुखेशु दिग्मना सुखेशु स्थित प्रिया। तो बिल्कुल सुख या दुख कभी भी हो, आप कोशिश करें कि ज्यादा तनाव न ले और एक मनोस्थिति को जितना हो सके कंट्रोल करें। नहीं कर पा रहे तो घर में जो लोग हैं उनको बोल दें कि भाई कोई भी ऐसी खबर हो हम तक तुरंत ना पहुंचाए। तो इससे ये होगा कि अचानक जो बीपी का उतार चढ़ाव है, खास करके जो मरीज हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। वो बीपी की दवा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये तो कुछ मिनटों के लिए बढ़ता है। अगर हमारा तनाव बढ़ा, कुछ मिनट के लिए बढ़ा, फिर वो नॉर्मल आ गया, लेकिन वो नुकसान उसी कुछ मिनट में कर सकता है। संतुलित नींद लेना बहुत जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहीं पे मैं ठंड को भी कहूंगा, मेंशन करूंगा कि क्यों ठंडी में स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। ठंडी में होता क्या है कि खून की नलियां संकुचित होती हैं, तो जब भी अचानक ठंड लगता है हमें तो उसके कारण शरीर की सारी खून की नलियां संकुचित होती हैं, तो वो सारा का सारा जो जगह है उसके बीच का कम हो जाता है। तो पहले इतनी मोटी नली थी, फिर इतनी पतली हो गई, तो जो जगह कम हो गई तो जो वहाँ का ब्लड है वो एक्स्ट्रा ब्लड वापस दिल की तरफ चला जाता है। तो दिल जो धड़क रहा है उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक तो जितना ब्लड पंप कर रहा था उससे कहीं ज्यादा उसके पास आ गया, तो उसमें उसके फेल होने की संभावना बढ़ जाती है या स्ट्रेस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट का स्ट्रेस। तो उसके कारण अचानक बीपी शूट कर सकता है, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करना कोशिश करेगा, वो ब्लड प्रेशर अचानक शूट करेगा। वो जो भी खेल होगा वो कुछ मिनटों में ही होता है। तो कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि अचानक ठंडी में पूरे कपड़े अचानक नहीं उतारना है, धीरे धीरे आप उतारे, 5 से 10 मिनट समय ले, नहाने जा रहे हैं चाहे कुछ करने जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो पूरा आप अच्छे से पूरा ढक के जाए। अचानक आपको टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है, नहाने जा रहे हैं तो गुनगुना पानी में नहाए,
लेकिन अगर आप ठंडे पानी के आदी हैं या ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी है कि पहले आप अच्छे से पूरा कपड़ा उतार के थोड़ा देर बैठे, उसमें बॉडी को होने दे, फिर धीरे धीरे पहले पैरों में पानी डालें, फिर पेट में पानी डालें, फिर शरीर में पानी डालें, फिर हाथों में डालें, फिर जाकर के सर पे पानी डालें। अचानक सीधे सर पे पानी नहीं डालनी चाहिए, वो सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है। अब हम इसी पे इलाज पे आते हैं समाज की भूमिका से पहले, कि स्ट्रोक का इलाज में मैं समय को लेकर के इतना जोर क्यों दे रहा था। समय को लेकर इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 85% जो होते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक में खून का थक्का सबसे बड़ा कारण होता है। अभी मेडिकल साइंस में एक बहुत बढ़िया दवा है, जो दवा अगर लग जाए तो जो थक्का बना होता है उसको वो गलाना शुरू कर देता है। तो अगर वो दवा कुछ समय के अंदर अगर मरीज को मिल जाती है, समय होता है 4.5 घंटे आमतौर पे, कुछ केसेस में 6 घंटे तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो अगर वो दवा मरीज को उस समय के अंदर लग जाती है जांच पड़ताल होके, तो वो जो थक्का है वो गल जाएगा। तो समझिए रास्ते का जो रुकावट है वो खुल गया, पाइप की नली में जो कचरा जमा था वो हट गया, गल गया, तो वापस फिर सप्लाई बन जाएगा। तो जो हिस्सा जो होता है वो इस दौरान पूरी तरीके से डेड नहीं हुआ होता है। 4.5 से 6 घंटा जो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो होता है वो हिस्सा डेड हो रहा होता है। तो उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो कि कम राशन पानी में भी अपना काम चला रहा होता है, वो मरने के कगार पे है, मरा नहीं होता है। तो जब वापस इस दौरान अगर वो थक्का गल जाता है और वो वापस रक्त प्रवाह आ जाता है वहां पे, तो वो हिस्सा मरने से बच जाता है और वो चीजें मरीज को वापस फायदा मिल जाता है, तुरंत सुधार दिख जाता है। वो परमानेंट कमजोरी, लकवा की पैरालिसिस परमानेंट नहीं रहती है। लेकिन समय बीतने पे क्या होगा? अब अगला सवाल ये आता है कि क्यों समय जरूरी है। समय इसलिए जरूरी है कि उसके बाद अगर हम देंगे तो थक्का तो गला देगा, रक्त भी पहुंच जाएगी, लेकिन जो डेड हिस्सा है वहां पे, जो डेड हुआ है वहां पे नॉर्मल रक्त प्रवाह ना होकर के, चूंकि वो नॉर्मल संरचना डेड हो चुकी है, तो वहां से ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो खून जो ब्लीडिंग होगी तो वहां पे पता चला कि उससे ज्यादा डैमेज वो ब्लीडिंग कर देती है, क्योंकि प्रेशर से पूरा ब्लड हो रहा है, आगे खून की नलियां भी डैमेज हो गई है, खून की दिमाग की नसें भी डैमेज हो गई हैं, डेड हो चुकी है, वो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल जो रक्त की वाहिकी होती है, रक्त की जो नलियां होती है, वो पूरा रक्त को पकड़ के रखती हैं। उनके अंदर मैंने बताया कि उनकी दीवारें होती हैं, तो पकड़ के रखती है। तो जब वो डेड हो जाती है तो वो सब एक तरीके से मृत प्राय हो गई, वो खराब हो गया, जंग लगी पाइप की तरह हो गई, वो कहीं से भी लीक कर रही है। तो उसमें अगर वो थक्का गल गया और वापस रक्त सप्लाई आ गया, ब्लड की सप्लाई आ गई, तो वो उस जगह पे बड़ा हेमरेज हो जाएगा। तो इसलिए ये समय बहुत जरूरी होता है, 4.5 से 6 घंटा। कोशिश करनी चाहिए 4.5 घंटा है, लेकिन जितना जल्दी हो, क्योंकि जांच पड़ताल में भी कुछ समय लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। टंडन सर ने देखा हुआ अपने आंखों के सामने, सर भी इसी फील्ड के हैं, तो सर भी आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें सबसे जरूरी चीज समय होता है। वो समय पे अगर मरीज पहुंचागा तो उसको बहुत फायदा मिलता है। तो ये इलाज का मोटा मोटी हुआ है। बाकी समाज की भूमिका में ये है कि जागरूकता अभियान चलानी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अभी आज के डेट पे अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं भी अगर देखा जाए, कोई भी डेवलप कंट्री देखा जाए जहाँ अंग्रेजी चलना है, वहाँ लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है फास्ट, बच्चों को पढ़ाया जाता है फास्ट। तो बच्चे भी देखते हैं कि अच्छा, हमारे घर में हमारे दादाजी तो ठीक थे, अभी अचानक इनका चेहरा क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसे क्यों बना रहे चेहरा, ये दादाजी बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये नाना जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो तुरंत वो वहाँ पे उनको 911 कॉल करने की जगह तुरंत 911 कॉल करके बताते हैं कि हमारे दादाजी का चेहरा तिरछा है, वो तुरंत एम्बुलेंस पहुंच के ले जाती है। तो वहाँ पे जागरूकता अभियान चूंकि कई दशकों से चल रहा है और वहाँ पे लोग शिक्षित भी हो गए हैं, जागरूक भी हो गए हैं, सिस्टम बन गया है। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम अभी ये बहुत ही शुरुआती दौर पे है और कुछ बड़े शहरों में ही है, लेकिन अगर जब तक ये चलाएंगे नहीं, जब तक हम कर्म करेंगे नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। तो हम जागरूकता अभियान को करते रहेंगे, तभी हम मान सकते हैं कि आने वाले 2-3 दशकों में सारे लोग इसके लिए जागरूक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है समाज की भूमिका है कि जो भी बुजुर्ग दिख रहे हैं उनकी कोशिश करनी चाहिए, जैसे सोसाइटी में और भी बुजुर्ग है उनके कि भाई आप 1 साल में एक बार अपना नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहिए और इस चीज को पकड़ते रहिए, और उनके परिवारों को फास्ट के बारे में बताना चाहिए। तो
मेरे इस प्रेजेंटेशन का पूरा जो सारांश है कि लक्षण पहचानना आना चाहिए, जो फास्ट बीई फास्ट है तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोशिश की जाए 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचे, और रोकथाम जो मैंने बताया कि उन सब चीजों को कंट्रोल करके करना चाहिए जिससे कि ये हो ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब कुछ प्रश्न हो वो कर लीजिए। आशा जी आपने हाथ उठा आपके रखा। पास में आशा जी, वो रानी बाजार उसको भेज दें। आशा जी आपका कोई प्रश्न है? आपने हाथ उठा रखा। को जाना पड़ेगा चलिए, अगर वो जाना चाहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे एक प्रश्न था। आप कुछ दवा बतला रहे थे जो कि खून को थोड़ा पतला कर देगी, थक्का जो है मेल्ट कर जाएगा, उस दवा जी का जी जी सर। नाम बतलाने जा रहे थे आप? नहीं, जी 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 सर। जो दवा है हाँ हाँ आप कह रहे थे जो कि थक्का बनने से रोकती है, थक्का मेल्ट कर देती है, तो इमरजेंसी में कौन सी दवा दी जा सकती है? सर वो दवा कोई न्यूरो विशेषज्ञ ही लगा सकता है सर। अच्छा अच्छा, वो इवन एमबीबीएस वाले भी नहीं लगा सकते हैं, या कोई एमडी है उनको ट्रेनिंग दी गई है तो वही लगा सकते हैं। वो इंजेक्शन के रूप में आती है सर, और वो कुछ जांच पड़ताल करके देख के फाइनल डायग्नोसिस करके तब लगता है। लेकिन समय से अस्पताल पहुंचेंगे, मरीज पहुंचेगा, ताकि उस डॉक्टर जांच पड़ताल करे, जो भी उसको लगेगा आधा पौन घंटा, और तब वो देख करके तब वो दवा लगा सकता है। तो इसमें सबसे जरूरी हमारा ये कर्तव्य है कि वो दवा लगने के लायक हम समय पे पहुंचे अस्पताल। अगर हम लेट पहुंचेंगे तो दवा का मियाद ही बीत चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बताया था कि करवट से रखना है, तो दाई करवट या बाई करवट का कोई अंतर पड़ता है? नहीं सर, किसी भी करवट पे रखे सर। मेन करवट का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल हम लोगों को थूक लार बन रहा होता है, बेहोश मरीज जो होता है वो थूक लार घोट नहीं पाता है, तो करवट रखने पे ये होगा कि जो थूक लार है वो मुंह से बाहर गिरेगा, बाहर निकल जाए। अगर सीधा रहेगा तो सांस की नली में जा सकता है, और वो फिर बाद में निमोनिया का प्रॉब्लम कर सकता है, ताकि फिर वो मरीज वेंटिलेटर पे जाने का खतरा बढ़ जाता है। जी जी। हाँ, अजय कुमार जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? अजय कुमार जी, हम भी पूछना चाहिए। हेलो, नमस्कार। माइक अनम्यूट करें। अपना माइक खोलिए, माइक म्यूट है आपका। ओपन करिए। नहीं, एक जिसका नाम कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा, जिसका नाम बुलाया जाए वही प्रश्न करे, ये व्यवस्था बना के रखिए। तो अजय कुमार जी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि हेलो जी हाँ, ये कहा जाता है कि आप अपने पास एक सॉर्बिट्रेट या एस्पिरिन वगैरह रखें, वो तुरंत ले लें, जीभ के नीचे रख लें या कुछ, क्या ये है? सर सॉर्बिट्रेट का काम हार्ट में होता है सर, ब्रेन में नहीं होता है, ये क्लियर कर लीजिए। वो हार्ट के लिए होता है, और हार्ट के लिए भी जब डॉक्टर बोलेंगे तब लेना होता है। इकोस्पोरिन जो होती है सर, वो कभी कभार की दवा नहीं होती है, वो लगातार लेना होता है। ये खून पतला करने वाली दवा होती है, और ये जब एक बार कुछ लक्षण देख करके, जैसे डायबिटीज में कभी कभी शुगर भाग रहा है या बीपी ऊपर नीचे हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो डॉक्टर कई बार ये नियमित रूप से पहले भी दे देते हैं। तो ये दवा को लगातार लेना चाहिए, ये कभी कभार लेने वाली दवा नहीं होती है, और खास करके उस समय को वैसे नहीं देना है, क्योंकि अगर हेमरेज टाइप का है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक में एक हेमरेज टाइप का भी होता है जिसमें क्लॉट जम जाता है, ब्लड फैल जाता है, अगर उसमें ये दवा दे दिया गया तुरंत तो वो चीजें और परेशानी को बढ़ा देगी। तो ये दवा जो है इकोस्पोरिन या क्लोपिडेग्रेल करके जो खून पतला करने की दवा चलती है, और भी कई प्रकार होते हैं, वारफेरिन है, हिपेरिन है, तो ये सब दवाइयां डॉक्टर नियमित रूप से चलाते हैं, वो नियमित रूप से लेना चाहिए। उस समय अपने से कोई दवा नहीं देनी है, तुरंत अस्पताल पहुंचना है। ठीक है, थैंक यू। आप सभी से निवेदन है कि माइक म्यूट कर दिए सर प्लीज। माइक म्यूट कर लें, जब प्रश्न पूछना हो तभी अनम्यूट करें, क्योंकि अदरवाइज डिस्टर्बेंस होती है। जीएस कन्वर प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ, आशा जी कुछ पूछना चाह रही हैं? हम ये पूछना चाह रहे थे, तभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक दवा जो तुरंत फायदा करती है, तो वो दवा क्या है? तुरंत आपका वो गला देगी, ऐसा कुछ है? वो जो दवा होती है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टेनेक्टिप्लेज, एल्टीप्लेज नाम से होती है, लेकिन वो दवा आपको ऐसे इंजेक्शन होता है और उसको लगाने की अलग प्रक्रिया होती है,
वो काफी जटिल प्रक्रिया होती है, वो कोई न्यूरो का विशेषज्ञ ही लगा सकता है मैम, वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी अपने से नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसको स्पेशल ट्रेनिंग वो नहीं मिली होती है। तो अगर एमडी फिजिशियन है तो कई बार एमडी फिजिशियन को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेन एमबीबीएस ये नहीं कर सकते, ये न्यूरो विशेषज्ञ ही लगाए तो बेहतर। सहदेव जी प्लीज इनको म्यूट कर दिए। हाँ सहदेव जी जरा म्यूट कर दीजिए, जीएस कमर जी बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज जरा म्यूट कर दीजिए सहदेव जी। एडमिन म्यूट कर सकते हैं इनको। जीएस कवर आप, हाँ ठीक हो गया, वेरी गुड। हाँ और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी पूछ रहे हैं हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये थिनर है, मतलब ये इसका साइड इफेक्ट नहीं होता जो ब्लड को थिन करता है, और सेकंड बात ये मतलब इसके कोई नेचुरल है, कोई जो थिन किया जा सके ब्लड को, कोई नेचुरल चीजें हैं कुछ हम खाएं? मैम आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, मैं प्रश्न नहीं समझ पाया अभी। अच्छा मैं दूसरी बार रिपीट कर देती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो ब्लड को थिन करने के लिए थिनर खाया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट है नेचुरल जो कि हम नेचुरली खा रहे, जैसे कहते हैं गार्लिक वगैरह होता है ये थिन करता है, तो ऐसे क्या कोई सब्स्टिट्यूट है जो हम नेचुरल ले सकें? हम प्रश्न के पहले भाग पे आते हैं कि दवाइयों के डेफिनेटली साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने बताया ये खून पतला करती है, तो खून गाढ़ा बना होता है इसलिए क्योंकि कहीं भी अगर हम कटते कटते चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो वो खून एक तय समय में जम जाता है, जो आमतौर पे 3 से 5 मिनट होता है। लेकिन ये खून पतला करने की दवा जब चलेगी तो वो जमने की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है। तो कहीं भी अगर चोट लगता है, बाहरी चाहे अंदरूनी, तो ब्लीडिंग जल्दी रुकेगी नहीं, लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी। सवाल के दूसरे भाग में आते हैं, ये खून पतला करने की दवा का नेचुरल सब्स्टिट्यूट तो नहीं है कोई, लेकिन आप बढ़िया से अगर शुगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखते हैं और ब्लड प्रेशर जो मैंने बताया वो सब ध्यान रखते हैं, तो हाँ इसका डोज काफी कम हो जाता है, बहुत मिनिमम डोज पे आप इसको रख सकते हैं। थैंक यू जी। और दूसरी बात ये है कि ये फॉरएवर लेना पड़ता है फिर या डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन से बंद नहीं कर सकते? नहीं मैम, अगर एक बार स्ट्रोक आ चुका है तो उसके बाद ये आमतौर पे जीवन भर लिया जाता है। स्ट्रोक मैंने बताया, स्ट्रोक मैं एक टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक दोनों में भी होती है, ये सेम चीज चलती है, तो दोनों में से कहीं भी होगा तो ये जीवन भर आमतौर पे लेना चाहिए, अनलेस कि डॉक्टर खुद से बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, हमको अपनी गाइड किया। थैंक यू। ये किसी के पास अगर जीएस कंवर जी का फोन है तो इनसे बात करके इनका माइक, जीएस कंवर जरा माइक म्यूट कर लें। ये इको आ रहा है, पता नहीं इको किसके यहाँ से आ रहा है। हाँ कहीं से इको आ रहा है, ठीक। अगर और कोई प्रश्न नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद आचार्य जी। डॉक्टर आशीष, एक अनुभव अभी रिसेंटली पिछले 3 महीने के अंदर हमने अपने जीवन में एज ए न्यूरो सर्जन अनुभव किया। एक हमारे साथी हैं, मेल 72 इयर्स, नॉन ओबीस, डायबिटिक प्लस हाइपरटेंसिव, medication irregular for BP. He suddenly had an stroke in the night, possibly 2nd and 3rd night of September, and he was found unconscious near his house. He was going to bathroom possibly, and he was found lying there unconscious. And then he was immediately shifted to the Lucknow. They are in Lucknow, so he was shifted to Apollo Hospital. Now the urgent CT scan showed a right-sided massive hemorrhage inside, whether ganglion-thalamic or intraventricular hemorrhage present, and in addition midline shape as maximum one has ever seen in life was present, and opposite sides there was no hemorrhage seen. Now, because the patient has a right-sided pupil also dilated ipsilateral, so the urgent life-saving surgery has to be done, which has been done, which was performed timely with a decompression and all. Gradually, his pupil came to normal within 24 hours time, but the level of consciousness not improved. So, as a routine follow-up also, there is a protocol, a post-op CT scan was performed, and CT scan showed a massive
मतलब decompression and the gradual shift of neck, but the opposite hemisphere showed, which was compressed, that there are basal ganglion thalamic hemorrhage present on that side also, which was not visible in the previous CT scan because that cerebral hemisphere was compressed then by the pressure from the right side. So how often we see our bilaterally symmetrical basal ganglion thalamic hemorrhage more on one side as compared to other side? That is my observation, which we have recently seen. I have seen first time. जी 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 सर जी जी सर बायलेटरल की संभावना तो बहुत कम होती है सर, बुक्स में 1 to 2% ही है सर। लेकिन सर आपने जो बताया सर उसका रीजन वही है जो आपने बोला सर, क्योंकि एक साइड में काफी बड़ा हेमरेज था, मैसिव था, तो वो कंप्रेस किए हुआ था, तो उस तरफ भी जो थोड़ा बहुत होते हैं सर वो उस समय दिखते नहीं है, लेकिन जब डिकम्प्रेशन हो गया तो वहां उसे जगह मिल गई तो वो थोड़ा बढ़ गया। तो ये सर चीजें होती हैं, ये रहता ही है। खास करके हम लोग हेड इंजरी में बहुत देखते हैं कि अगर पतला दूसरी तरफ सबड्यूरल है, चाहे कंट्यूजन है, डिकम्प्रेशन हुआ तो वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है सर। एके यादव जी डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरा एक जानकारी चाहता हूं कि मेरे फादर हैं 92 इयर्स के, उनको शुगर तो उनका नॉर्मल रहता है, मैं उनको मॉर्निंग में टहलाने ले जाता हूं और उनका बीपी जो है दवाओं के साथ 135, 40, कभी बार 45 तक रहता है, 145 तक। तो दवाएं जो हैं वो मैं जिन डॉक्टर साहब को दिखाता हूं तो उनकी एडवाइस से ब्रेकफास्ट के पहले देता हूं। तो क्या उचित ये होगा कि मैं उनको जब टहलाने मॉर्निंग में 6, 6:15 बजे ले जाता हूं तो क्या मैं उनको पहले मैं दवा दे के ले जाऊं, चाय वाय पिला के, या फिर मैं लौट के आता हूं तभी मैं ब्लड प्रेशर की दवा दूं उनको? सर अब ये देखना होगा, क्योंकि कुछ दवाइयां होती हैं उसको खाने के साथ उसको ज्यादा उस दवा शरीर में पहुंचती है, कुछ दवाइयां खाली पेट ज्यादा पहुंचती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती है जिनका असर जो रहता है वो 8 से 10 घंटे रहता है, कुछ दवाइयां 12 से 14 घंटे रहती है, कुछ दवाइयां जो होती है वो 20 से 24 घंटे तक असर रहता है। तो और ये जो चीजें होती है दवाइयों का डोज, डॉक्टर होते हैं बीपी और शुगर का लेवल देखते हैं, खास करके बीपी चार्टिंग, शुगर चार्टिंग में कि सुबह के समय कितना बीपी है, दोपहर के समय कितना बीपी है, रात में कितना बीपी है, तो वो बीपी के ट्रेंड देखते हैं। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि सुबह के समय ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, कुछ में होता है रात में ज्यादा रहता है, तो उस हिसाब से वो दवा एडजस्ट करते हैं कि जिस समय ज्यादा बीपी है उस समय दवा ज्यादा डोज रहे, जिस समय कम रहता है उस समय ना रहे, चाहे कम डोज रहे। तो ये ऐसा फिक्स नहीं होता है कि कोई पेशेंट को इतना ही समय लेना चाहिए, वो मरीज से मरीज के हिसाब से वेरी कर सकता है उनका। नहीं सर, मैं जस्ट ये जानना चाहता था कि टहलाने से पहले ही क्या मुझे दवा देनी चाहिए उनको? नहीं, तो पहले ब्लड प्रेशर अब देखें सर, अगर जाते समय ब्लड प्रेशर उनका अगर ठीक रहता है। नहीं, ब्लड प्रेशर तो मैं सर डेली मॉनिटर करता हूँ, डेली उनका ब्लड प्रेशर, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो उनका बीपी लेता हूँ पहले। तो अगर वो बीपी जो बताया आपने अगर वो रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बस ठंड से बचाइए। जो मैंने जैसे बताया, अचानक ठंड में जाएंगे तो वो कुछ मिनटों के लिए बीपी भाग सकता है, उसमें दवा का कोई रोल नहीं होता। ठीक है सर। डॉक्टर साहब थैंक यू सर। सर ये हमें ब्रेन हेमरेज हुआ था 2011 में, हमें ब्रेन हेमरेज हुआ था। जी 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 सर। तो अभी सर क्या प्रिकॉशंस, हमारी दवा बीपी की मेनली चल रही है, जी जी वो बीपी कंट्रोल की दवा चल रही है हमारी, जी जी सर, और शुगर की भी है तो वो भी चल रही है। व्हाट आर अदर प्रिकॉशंस, ये सीजन में क्या लेना है प्रिकॉशन? और सर एक तो प्रिकॉशन जो सालों भर चलेगा वो मैंने जो बताया सर कि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें पूरा कंट्रोल रखिए और घर में भी बीच बीच में जांचते रहिए। यस सर। और एक बार साल में कंप्लीट चेकअप होना चाहिए जो कि डॉक्टर के पास जाके ही होगा। वो केवल हेल्थ पैकेज वाली नहीं, जो लैब वाले आजकल घूम घूम के हेल्थ पैकेज कर रहे हैं, वो नहीं होता है सर। वो फर्जी चीज है। डॉक्टर के पास जा करके एमडी फिजिशियन कम से कम जाइए, अगर न्यूरो नहीं है तो, अब वो कम से कम कंप्लीट इवेल्युएट करे। तो ये तो आपको करना है, जो सीजन से इसका कोई मतलब नहीं। ठंडी में सर ऐसा है, कंप्लीट एवेल्युएशन फिर कौन करेगा? वो पैकेज में, जो पैकेज में होता है वो तो हम करवा लेते हैं साल में एक बार।
वो पहले डॉक्टर को आप जाकर के मिलिए सर, जो भी फिजिशियन है, जो भी हाँ। फिजिशियन को आप दिखाते हैं उनको मिलिए, वो जो ओके। जांच बोल रहे हैं उसको करवाइए। ओके सर। हाँ, वो अपने से नहीं करा, अपने से आजकल इन लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट टूल है कि ये पैकेज करा लीजिए, कंप्लीट है, उसका कोई मतलब नहीं है सर। वो पेशेंट नहीं सर, वो हेल्थ पैकेज नहीं होता है जैसे यार ये इसका मेदांता का 1499 का है सारा, नहीं टोटल सर, वही करते मैं हैं। बोल रहा हूँ, आप पहले डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर पहले इवेल्युएट करे, वो जरूरी है पहले। ओके सर, पहला ओके। स्टेप वो है, ब्लड टेस्ट ओके कराना सर, स्टेप ओके नहीं है। ठीक और सर। ठंड में जो विशेष ध्यान रखना है आपको, वो यही रखना है कि अचानक कहीं भी आप जैसे बाथरूम में, खास करके जैसे भी टंडन सर ने कहा कि वो रात में बाथरूम में गए वहीं गिरे। बाथरूम होता क्या है कि रूम तो गर्म होता है, बाथरूम आमतौर पर ठंडा होता है। यस सर। बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, हम चले गए बाथरूम, तुरंत यस सर, यस सर। ठंड का एक्सपोजर लगा, और कई बार पेशाब में जोर लगाना पड़ता है प्रोस्टेट की वजह से। तो ये दोनों चीजें कई बार ब्लड प्रेशर को थोड़ी देर के लिए बढ़ाते हैं और सारा कुछ उसी में गड़बड़ हो जाता है। तो गॉट इट सर। बाथरूम, या तो आप एक काम कीजिए कि रात में अगर अटैच बाथरूम है तो आप दरवाजा खोल के सोइए, ताकि रूम हीटर से बाथरूम भी गर्म रहे। यस सर, यस सर। हाँ, ये चीज जरूर करिए, ठीक है। ठीक सर। और दूसरा चीज, अगर जाना भी पड़ रहा है तो आप अच्छे से पूरा स्वेटर, टोपी, मोजा सब लगा के तब जाइए। और वहां got भी it, ऐसा sir. नहीं कि आपको पूरा खोलना है, जितना जरूरत हो उतना आप कीजिए, उसके बाद फिर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार आशीष। जी सर। आपने बहुत ही सरल भाषा में जी पूरा जी का पूरा इस विषय में, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जी, काफी जी। अच्छी जानकारी दी, और जी। जिससे सबको बहुत फायदा होगा। लेकिन ब्रह्म वाक्य है, बी फास्ट। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। आई, फेस ड्रॉपिंग और आर्म वीकनिंग, स्पीच, उसके अलावा स्पीच, और टाइम। अगर है तो टाइम बर्बाद न करके तुरंत जी हॉस्पिटलाइज करें, एम्बुलेंस बुलाएं। बहुत जी, बहुत जी, धन्यवाद। जी सर, जी सर। और धन्यवाद सर टंडन सर का, सर बहुत बहुत धन्यवाद मौका दिया सर। आपका भी सर, स्मिता सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। आई थिंक इट इज गुड फॉर लेमैन एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल पीपल आल्सो। मेरी एक छोटी सी क्वेरी है, अगर समय हो तो मैं पूछ लूं। जी हाँ, पूछ लीजिए। जी, ये डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ये जो हेल्थ चेकअप के पैकेज हैं वो बेकार हैं, ठीक नहीं है, तो उन्होंने बड़े शॉर्ट में बताया, थोड़ा बताएंगे डिटेल में क्यों बेकार हैं वो? नहीं सर, कहने का मतलब बेकार मतलब है कि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि बस आप ये करा लीजिए तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है सर। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कई बार, या कोई स्मोकर है, तो उनके लिए कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा करने होते हैं। वो तो इस भ्रम में रहेंगे कि हमने हेल्थ पैकेज करा लिया, हेल्थ पैकेज नॉर्मल है और हमारा सब कुछ नॉर्मल है। तो हेल्थ पैकेज मतलब होता है, वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो हेल्थ पैकेज कर रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं वो ब्लड की जांच के रिपोर्ट है, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो पहले डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर देखेंगे, फिर वो सारा जांच जो लिखेंगे तब आप कराइए, तब आप उसको उसमें करा लीजिए, चलेगा। लेकिन अपने से आजकल जैसे वो घर सोसाइटी, हमारे भी सोसाइटी में आते हैं, वो संडे कैंप लगाएंगे और वो 200 लोगों को एक साथ करके चले जाते हैं रिपोर्ट देके। उसका कोई मतलब नहीं है सर, वो तो बस आकर के जस्ट मार्केटिंग उनका टूल है वो। जी ठीक, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। जी जी अब हम जो सर, मैं एक कमेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। जी बोलिए डॉक्टर साहब। सर, मेरा ये है कि जितने सीनियर सिटीजन हैं, जैसे अभी भाई साहब ने सवाल किया कि हम अपने पिताजी को घुमाने ले जाते हैं सवेरे सवेरे, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमको अपने सवेरे घूमने का टाइम लेट करना आवश्यक है, जाड़ों में खास तौर से। जब सनराइज हो जाए उसके बाद ही 85 प्लस वाले घूमने जाएं, और बाकायदा मतलब कोट, मफलर, टोपी सब लगा करके जाए। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। सिर्फ ये कि हम सवेरे घूमने जाते हैं सनराइज से पहले, वो आदत एक सीनियर सिटीजन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है और चेंज करनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी हाँ, जी अब हम Thank जो you. मेडिकल महावाक्य बी फास्ट। सर, मैं इजाजत चाहूंगा सर। हाँ, Right, बहुत right, धन्यवाद right. डॉक्टर साहब। अगर आपके पास समय हो तो अगला जो विषय है वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा, आप जी, जुड़े जी। रह सकते हैं। जी जी सर, वो मुझे जाना है थोड़ा हॉस्पिटल। चलिए ठीक है, ठीक है, जी जी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स। तो ये जो बी फास्ट जो मेडिकल महावाक्य के बाद अब हम यजुर्वेद के महावाक्य पे चलते हैं।
यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये यजुर्वेद का महावाक्य है कि जो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, या जो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ये पूरा कॉस्मोस जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो कुछ घटनाएं कॉस्मोस में होती हैं, ब्रह्मांड में होती हैं, उन सबका असर जो हमारे ऊपर पड़ता है, और जो हमारे अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं उनका भी असर चाहे छोटे रूप में ही हो वो ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो मानव शरीर और ब्रह्मांड में एकता एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस विषय पर अपना संभाषण के लिए मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर पदम नाभम शर्मा। डॉक्टर शर्मा जी। नमस्ते, प्रणाम। मैं आज एक गहन विषय के बारे में चर्चा करूंगा। विषय है हम ही ब्रह्मांड हैं। वी आर द यूनिवर्स रेडी टू मैनिफेस्ट। अपनी जो मन की इच्छाएं हैं उनको वास्तविकता में परिवर्तन करने के लिए या रियलिटी को प्राप्त करने हेतु। प्रश्न ये है कि ब्रह्मांड क्या है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, दृश्य और अदृश्य, वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। चांद, सितारे, आकाश गंगाएं, जिसको हम गैलेक्सीज बोलते हैं, वो सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। पेड़ पौधे, नदियां, सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम स्वयं मिनी यूनिवर्स हैं, ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप। प्रश्न यह है कि क्या हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि जो शक्तियां ब्रह्मांड में है वही शक्तियां हमारे अंदर हैं। क्या हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि अगर हम कॉस्मिक कनेक्ट को एस्टेब्लिश करना सीख जाएं, अगर हम ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ जाना सीख जाएं, तो किस प्रकार से हम अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं, अपने बच्चों की जीवन को जो इच्छाएं हैं, उनको परिपूर्ण करने में सफल रहें। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्मांड का एक नियम है, जैसा हम सोचेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वैसी ही फ्रीक्वेंसी हम छोड़ते हैं, और जैसी हम फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे वैसा ही हम रिजल्ट ब्रह्मांड से प्राप्त करेंगे। डॉक्टर अमित गोस्वामी जी, जो इंटरनेशनल क्वांटम साइंटिस्ट है, उनके अनुसार यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, देयर इज ए जोन ऑफ पोटेंशियलिटी विथ वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा जोन है जो क्षमताओं का जोन है, संभावनाओं की लहरों के साथ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप वही संभावनाएं अट्रैक्ट करेंगे जैसे आप अपने ब्रेन वेव से फ्रीक्वेंसी को छोड़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत एम्बिशियस है, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जलनशील है, लेकिन अपने पड़ोसी के साथ उसकी दुश्मनी है, लेकिन परिवार में उसके झगड़े चल रहे हैं, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में छोड़ेगा वो निगेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। जब निगेटिव फ्रीक्वेंसी वो ब्रह्मांड में छोड़ेगा, वो कितनी भी इच्छा क्यों ना हो कि मैं जीवन में तरक्की करूं, कुछ न कुछ ऑब्स्टकल उसके जीवन में आएंगे ही, बिकॉज वहाँ से उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगा जैसी फ्रीक्वेंसी वो छोड़ता है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमें निरंतर कंपैशन अर्थात करुणा, एबंडेंस, फॉरगिवनेस, इन सब की फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है। अगर किसी ने हमें दुख भी पहुंचाया है जीवन के किसी भी हिस्से में, मन को शांत करके उन्हें क्षमा करें। जो परेशानी में है, गोविंद शुक्ला जी, जरा अपना माइक म्यूट कर लें। गोविंद शुक्ला जी। जो परेशानी में है, आपसे कमजोर हैं, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे 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 सकारात्मक हो जाएगी। ब्रह्मांड में जो कुछ है वही आपके शरीर में है। 60% जो हिस्सा ब्रह्मांड का वो जल से बना हुआ है
आपके शरीर का 60% हिस्सा जल से बना हुआ है। ब्रह्मांड में कार्बन है, ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है, ब्रह्मांड में नाइट्रोजन है, और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है। वही तत्व हमारे शरीर में है जो तत्व ब्रह्मांड में है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, हम सितारों की धूल से बने हुए हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्टार्स, हम स्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथियों, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम ब्रह्मांड के एक हिस्से हैं, और चूंकि हम ब्रह्मांड के एक हिस्से हैं तो हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, वो हम अपलिफ्टेड रखें, हायर लेवल पे रखें, ताकि हम ब्रह्मांड से सफलता को अट्रैक्ट करें, ताकि हम ब्रह्मांड से अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। मैं आपको ये बता दूं कि मोर देन 200 बिलियन गैलेक्सीज है। कुछ सालों पहले 200 बिलियंस कहते थे, अब चूंकि जो टेलीस्कोप है वो बहुत पावरफुल हो गया है, तो अब वो 200 से 2000 ट्रिलियन, 200 बिलियन से 2000 ट्रिलियंस की गैलेक्सीज को बताते हैं। लेकिन उनमें बहुत सारी गैलेक्सीज है वो फेंट है, वो इतनी ध्यान से भी नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि भविष्य के अंदर और भी पता लगे। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी संरचना ब्रह्मांड की संरचना से मिलती जुलती है। ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सीज है, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स है। ये गैलेक्सीज आपस में जुड़ी हुई है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वह साइनेप्सिस के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, और जो न्यूरॉन्स है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और इस कम्युनिकेशन की वजह से ही हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों से हम इस संसार के लोगों को संबोधित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं वो सही हो, वो सकारात्मक हो। मेडिकल साइंस के अनुसार जो चेतना है वो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि चेतना की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन क्वांटम साइंस ये कहता है कि चेतना की उत्पत्ति ब्रह्मांड में होती है, और हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो एक प्रकार से देखा जाए कि हमारा जो ब्रेन है, इट इज ए यूनिवर्सल ब्रेन, वो ब्रह्मांडीय ब्रेन है। हमारा ब्रेन ब्रह्मांडीय ब्रेन है। हम ब्रह्मांड से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा को प्राप्त करने के अनुसार हिसाब से ही हम एक्ट करते हैं। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि आप ही ईश्वर हैं। अगर आप ये माने कि मैं ईश्वर का एक हिस्सा हूँ, आई एम ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मैं चूंकि ईश्वर का मैं हिस्सा हूँ, तो आपकी जो ईश्वरीय चेतना है, आपकी जो ईश्वरीय शक्ति है, उस ईश्वरीय शक्ति को आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूँ, अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताऊंगा कि किस प्रकार से अनइंटेंशनली आप अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में। इस साल 2025 में हमारी कॉलोनी में, जयपुर में रहता हूँ, मानसरोवर कॉलोनी में, तो हमारी कॉलोनी में कुछ पपीज़ हैं, डॉग्स के बच्चे हैं, वो बीमार पड़ने लगे, और उन्हें वो बीमारी जो थी वो एक प्रकार का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जो कि कुत्तों के लिए बहुत फैटल होता है। तो जैसे ही एक डॉग आया और मेरे घर के पास आके उसके मुंह से झाग निकलने लगे, इमीडिएटली मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट कराया और उसके पश्चात डेली मैं उसको संभालने जाता था। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको एडमिट कराया, डेली मैं उसको संभालने जाता था अपनी 2 मेड सर्वेंट को लेके। मतलब अगर आपने सिर्फ उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो वो आपकी ईगो है, लेकिन अगर आप उसको संभालने जाते हैं, इसका मतलब दैट इज कंपैशन। यू विल नॉट बिलीव, विद इन 7 डेज मुझे एक अवार्ड मिला, ग्लोबल इम्पैक्ट मेकर अवार्ड। उसके बाद एक एक करके डॉग्स बीमार पड़ने लगे। मतलब मेरी ऐसी इच्छा हुई कि आई मस्ट डू समथिंग फॉर देम। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। उनमें से बहुत से डॉग्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को करता चला गया।
विद इन 1 मंथ लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि साहब हमने आपके बारे में सुना है, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। और तब से लेके अब तक मुझे 9 अवार्ड्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अभी रिसेंट अवार्ड मुझे राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड मिला है, एक मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अवार्ड मिला। तो ये जो प्योर जो कॉन्शियसनेस है, जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना का एक सिद्धांत है, शुद्ध चेतना इज ईश्वर, शुद्ध चेतना ही ईश्वर है। जितना ज्यादा आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखेंगे, जितनी ज्यादा आपके अंदर सेवा की भावना रहेगी, और अहंकार नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी ईगो। अगर मैं हीलर हूँ और मोस्टली मेरी जो हीलिंग्स है, वैसे केस मेरे पास आते हैं जहाँ पे मेडिकल साइंस जवाब दे चुका होता है, और जब डॉक्टर्स बोलते साहब हमने मेडिकल साइंस से पूरा प्रयास कर लिया, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप ईश्वर के ऊपर ही भरोसा कीजिए, वैसे केस मेरे पास आते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के पास आते हैं, और उन केसेस में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जब भी मैं किसी मरीज को हील करता हूँ, मैं बोलता हूँ हे ईश्वर, इसकी हीलिंग आपको समर्पित है, मुझे मार्गदर्शन देना। मुझे इंट्यूशंस आते हैं, उन इंट्यूशन के हिसाब से मैं हील करता हूँ और बहुत अच्छी सफलता मिलती है। एक बच्चा 15 साल का पानीपत में छत से गिर गया था, और छत से गिरने के बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज के पश्चात आईसीयू में उसको एडमिट कराया, आईसीयू में मेंटेन नहीं कर पाया, ही वाज शिफ्टेड टू एक्मो। एक्मो मशीन में क्या होता है साहब कि आर्टिफिशियल लंग्स क्रिएट करते हैं और लंग्स को रेस्ट देते हैं, ताकि रेस्ट के पश्चात लंग्स रिकवर करे, और उसके बाद जब लंग्स रिकवर करना शुरू करेगी तो वो उसको दोबारा से आईसीयू में लेके आएंगे वेंटिलेटर पे। तो डॉक्टर्स ने बताया था कि कम से कम 20 दिन उनको रेस्ट देने के पश्चात, लंग्स को रेस्ट देने के पश्चात वो आईसीयू में जाने की स्थिति में आएंगे। मेरे इंस्टीट्यूट ने उनकी हीलिंग करनी स्टार्ट की। दिन में 10 बार हीलिंग की जाती थी। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी थे, वो भी इन्वॉल्व थे, एक प्रकार की ग्रुप हीलिंग। विद इन 3 डेज डॉक्टर्स ने कहा कि सरप्राइजिंगली उनके लंग्स बहुत फास्ट इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं, और 4th डे इटसेल्फ ही वाज शिफ्टेड टू आईसीयू। जहाँ पे 20 डेज की बात हो रही थी, वहाँ 20 दिन में उसको 20 दिन की जगह चौथे दिन आईसीयू में शिफ्ट किया, और 17th डे तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि फ्रैक्चर वगैरह उसके तभी तक कुछ थे, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा ठीक हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज कि हमें यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ अपने कनेक्शन को महसूस करना पड़ेगा। और एज ए सीनियर सिटीजन मैं बताना चाहता हूँ साहब कि सीनियर सिटीजन जो है वो राष्ट्र की धरोहर है। सीनियर सिटीजन राष्ट्र की धरोहर इसलिए है कि वी आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। हमने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, बहुत से अपनों को खोया है, और बहुत कुछ हमने देखा है, और अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली हम अपने आप को ब्रह्मांड मान के, अपने आप को ईश्वरीय चेतना मानते हुए, अगर हम अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं, अपनी ऊर्जा को जागृत करने के पश्चात निश्चित रूप से हम हर व्यक्ति को, हम हर ऐसे प्राणी को जो कि हमसे कमज़ोर है, हम उसको हील कर सकते हैं, हम उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपनी शक्तियों को पहचानिए, और अपनी शक्तियों को पहचानने के पश्चात उसी हिसाब से एक्ट कीजिए। आप मान के चलिए कि आप ही ईश्वर हैं, आप ईश्वर का एक हिस्सा हैं, और अगर आपको सफलता मिलती है तो वो सफलता इसी वजह से है कि ईश्वर आपके साथ कनेक्टेड है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पद्मनाभम शर्मा जी। आपने बड़ा शॉर्ट और स्वीट आपका संभाषण रहा। तो खास बात इसमें यह थी कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही कॉस्मिक चेतना को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम कंपैशन हमारे अंदर है, सेवा भाव है, तो उसी प्रकार की चेतना को हम अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर पद्मनाभम भी इसी प्रकार से रेकी इत्यादि जो तरीके हैं उनसे समाज की सेवा कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन राष्ट्र की धरोहर है, क्योंकि जितना तजुर्बा सीनियर सिटीजन्स के पास है, वो जो हमारे यंगर जनरेशन है उसको वो ग्रहण करना है। अभी वो स्टेज में है। तो इस विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं।
साहब ने हाथ उठाया साहब, टंडन साहब कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब माइक अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी सर बोलिए। आदरणीय महोदय, मेरा एक प्रश्न बहुत सालों से मेरे अंदर गूंज रहा है। हाँ जी सर। कि हमारे अंदर हम जीव हैं, हमारे अंदर ब्रह्मांड है या हम ब्रह्मांड के अंदर? दोनों चीजें हैं सर, दोनों चीजें हैं। हम ब्रह्मांड के अंदर है और ब्रह्मांड हमारे अंदर है। एक देखिए, क्वांटम साइंस ये बोलता है कि न्यूटोनियन साइंस जो है वो काम करता अप टू एटॉमिक लेवल। जब सब एटॉमिक लेवल है, एटम के जो नीचे का जो लेवल है, वहां पे क्वांटम साइंस काम करता है। और जो हमारे अंदर का ब्रह्मांड जो है वो सब एटॉमिक लेवल पे है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे जो एटम्स है उनके अंदर बायोफोटोन लाइट है। जैसे हमारे शरीर के अंदर करीब करीब 50 ट्रिलियन सेल्स है, 50,000 करोड़ सेल्स है। उन सेल्स के अंदर डीएनए है और डीएनए के न्यूक्लियस में देयर इज ए लाइट। उस लाइट को हम बायोफोटोन लाइट बोलते हैं। बायोफोटोन लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है 380 नैनोमीटर्स। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैब के अंदर 380 नैनोमीटर की लाइट क्रिएट की, बायोफोटोन लाइट क्रिएट की। ये वायलेट लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है। और उस लाइट के अंदर किसी जानवर के सेल को डेड करके उस लाइट के अंदर रख दिया। विद इन 72 आवर्स वो जो डेड सेल है वो रिजुविनेट होना शुरू हो गई। तो जब हम, और वो जो बायोफोटोन लाइट है, दैट बायोफोटोन लाइट जो हमारे डीएनए के अंदर है, दैट फ्रीक्वेंसी इज सेम टू द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। वो ब्रह्मांडीय एनर्जी के बराबर है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि हम ब्रह्मांड के अंदर है और ब्रह्मांड हमारे अंदर है। प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है सर, जहां पे हम ये मानने लग जाते हैं कि मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं गुरु बन चुका हूं। आज आप देखिए 40 साल के यंग बच्चे, 45 साल के यंग बच्चे ये इस तरह का प्रश्न पूछेगा, साहब ईश्वर है ही नहीं, आप प्रमाण करके बताओ कि ईश्वर कहाँ है। वो इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। जो इवन मेडिकल साइंस के लोग हैं वो इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि आप प्रूव करो कि ईश्वर कहाँ है। तो साहब मैं तो, मेरा मेडिकल साइंस के प्रति बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे कुछ मेडिसिन रिकमेंड की गई थी 100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कि भाई ये मेडिसिन कोरोना के लिए अच्छी है। आफ्टर 3 मंथ्स जब वो 1000 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा कि 10 लोग मर गए। तो बोला थोड़ा कॉशियस हो जाओ, ध्यान से यूज करो। जब 10,000 लोगों पे यूज किया गया तब पता लगा कि 200 लोग मर गए। तब बोला साहब दिस मेडिसिन शुड बी स्टॉप्ड। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। पूरा का पूरा, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या कुछ हो, इवोल्यूशन का प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह साहब, मेरे अंदर जो वो है, मेरे अंदर जो ईश्वर है, उस ईश्वर को मैं पहचानूं। दूसरे के अंदर जो ईश्वर है उस ईश्वर को मैं पहचानूं। मेरे अंदर के ईश्वर को दूसरे के अंदर के ईश्वर को मैं कैसे कनेक्ट करूं, उस चीज को मैं पहचानूं। आज क्वांटम साइंस जो बोलता है साहब, क्वांटम साइंस में एक क्वांटम एंटेंगलमेंट है जिसके अंदर 2024 में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला। क्वांटम एंटेंगलमेंट उन्होंने थ्योरी के अंदर लैब में प्रूव किया और लैब में प्रूव करने के पश्चात 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला और तीनों विदेशी थे। लेकिन ये जितने भी क्वांटम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब क्वांटम साइंस पे काम स्टार्ट किया, उन्होंने भारतीय वेद और उपनिषद में जो प्रोसेस बताया हुआ था, जो चीज़ें बताई हुई थी, हमारे वेद और उपनिषद में बोला हुआ कि ये माया है, ये संसार माया का जाल है। दिस इज ऑल इल्यूजन। वास्तव में एवरीथिंग इज इल्यूजन एट एक्सटर्नल लेवल। जहाँ तक एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो आपको लगता है कि ये संसार वास्तविकता है। वास्तविकता आपके इनर लेवल पे है, जहाँ पे कि आप सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे आपकी शक्तियाँ हैं। और उन शक्तियों को अगर आप पहचानेंगे साहब, तो उसके बाद में यू कैन डू मिराकल्स। मैं एक साधारण आदमी हूँ, आई एम एज ऑर्डिनरी एज एनी अदर पर्सन। मेरे खुद की सीमाएं हैं, मेरे खुद के अच्छे पॉइंट्स हैं, मेरे खुद के बुरे पॉइंट्स हैं। एक चीज़ मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वो
10,000 नहीं साहब, वो असीम है, इनफाइनाइट है। और ये जो इनफाइनाइट विश्वास जो है ईश्वरीय शक्ति के ऊपर अगर होता है, अगर मैं कहीं असफल होता हूं तो ये मेरी असफलता है, शायद मैं उस लेवल तक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया कि मैं उस सफलता को प्राप्त कर सकूं, लेकिन जहां भी मैंने थोड़ी भी सफलता हासिल की है वो सफलता ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से है साहब। और मैं बताता हूं कि बहुत बड़ी फोर्स है, मेडिकल साइंस बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन मेडिकल साइंस ने हमारे शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। किडनी का एक्सपर्ट अलग, हार्ट का एक्सपर्ट अलग, लंग्स का एक्सपर्ट अलग, ब्रेन का एक्सपर्ट अलग। एक्चुअली में देखा जाए तो जो क्वांटम साइंस है, जो हम कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग करते हैं, उसमें हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने की वजह से जब हीलिंग स्टार्ट होती है तो जीवन के अंदर उस व्यक्ति ने जितनी भी समस्याओं को फेस किया हुआ है, वो समस्याएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके शरीर के अंदर एज एन ऑब्स्टकल मौजूद है। वो उस दवाई को काम करने नहीं देता है। जैसे वो ऑब्स्टकल दूर होते हैं, वैसे ही जो दवाइयाँ पहले काम नहीं कर रही होती, वही मेडिसिन मल्टीप्लाई करती है मैनीफोल्ड, और वो व्यक्ति ठीक होने लग जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा साहब कि एज सीनियर सिटीजन हमेशा ये मानिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मतलब, और अगर आप 70 के हैं, ईश्वर आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। अगर आप 80 के हैं, और भी ज़्यादा मेहरबान है। और अगर आप 90 के हैं, तब तो असीम मेहरबानी है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। हमारी सारी यात्रा जो है सीमित से असीमित की तरफ ही है, कि हमारी जो सीमाएं हैं उनको लांघ के हम असीम के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लें। यही पूरा अध्यात्म पूरा इसी पर है। चलिए और सवाल ले लेते हैं। ज्ञानेश्वर आचार्य जी, एक प्रश्न फिर है हमारा। आचार्य प्रणाम। आचार्य जी, ये आपके जो चल रहा था बात, इसमें दो तरह की चेतना एक्चुअली आई है। एक तो आपने बताया ब्रह्मांडीय चेतना और एक ईश्वरीय चेतना। नहीं, वो सेम है साहब, सेम है, सेम है, वो सेम। क्योंकि ब्रह्मांड तो माया या प्रकृति ईश्वर के अंदर ही आ जाती है, तो अल्टीमेटली ईश्वरीय चेतना ही इसको, ईश्वरीय चेतना ही ब्रह्मांडीय चेतना है। ये हम अपने अंदर को पहचाने। और आज जो क्वांटम साइंटिस्ट जो बोलते हैं, क्वांटम साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं साहब कि आपकी शक्तियां आपके अंदर छुपी हुई है। सब एटॉमिक लेवल पे आपके सारे पावर्स हैं, और वो सब एटॉमिक लेवल पे यू आर टोटली डिफरेंट, आप टोटली डिफरेंट हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पे होती है साहब? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी को कभी भी सुपरस्टिशन मत समझिएगा साहब, सुपरस्टिशन मत समझिएगा। एस्ट्रोलॉजी से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है साहब। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस अगर आप किसी व्यक्ति को ढंग से समझते हैं तो उसका क्वांटम कोड क्या है इस लाइफ का, वो पूरा एस्ट्रोलॉजी में छुपा हुआ है। उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहेगा, उस व्यक्ति की ऑब्स्टकल्स लाइफ में कैसी रहेगी, वो अगर आप ढंग से एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, और हाउ ही इज कनेक्टेड विद द गॉड, वो गॉड के प्रति उसका कनेक्शन है, या अगर उसका 9th हाउस खराब है तो वो नास्तिक है, उसके अंदर न्यूटोनियन साइंस की मेंटलिटी ज्यादा रहेगी। नथिंग इज रॉन्ग, आप प्रमाण मांगिए ना, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप एक चीज बताइए कि अगर आज मैं किसी को हील कर रहा हूँ, वो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर पे है, और तो उसका तो प्रमाण यही है ना कि जब तक सिर्फ मेडिकल साइंस चल रहा था उसमें इंप्रूवमेंट ये था। जब से हीलिंग स्टार्ट हुई, विद इन 3 डेज या विद इन 5 डेज अगर उसका इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो इसको नहीं मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बिकॉज इस प्रकार की कोई वेव्स को मैं कैप्चर तो कर सकता नहीं, न तो मैं वेव्स को कैसे भेज रहा हूँ, हाउ द पर्सन इज रिसीविंग द वेव्स, लेकिन वो जो इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट इटसेल्फ सेज दैट इट इज वर्किंग। सब खास बात क्या है, इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग जब आपकी चेतना को शुद्ध करती है, जब आपकी ये शुद्धि को बढ़ाती है, जब आपकी कॉन्शियसनेस प्योर होती चली जाती है, तो आपके सारे जो दूसरे व्यक्ति के प्रति आपकी जो शिकायत है वो दूर होने लग जाती है, आपकी अबंडेंस बढ़ने लग जाती है। और जैसे ही आपकी अबंडेंस बढ़ती है, यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द गॉड, द हाईएस्ट एनर्जी।
ईश्वर से बड़ी कोई एनर्जी नहीं, और ईश्वर का एक ही रूप है, बाकी हम लोगों ने उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। समुद्र में पहुंचने की अलग अलग नदियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सागर है वो तो एक ही है सर। चलिए, बहुत सुंदर। एक और प्रश्न ले लेते हैं, अजय कुमार जी। बहुत ही बढ़िया सर। अजय कुमार, मैं ये जानना चाह रहा था कि काफी अच्छा बताया, तो कोई क्या बाद में कुछ पूछना चाहे तो क्या कोई संपर्क सूत्र मिल सकता है, कोई टेलीफोन नंबर बिल्कुल वगैरह? सर, बिल्कुल। हमारे जीडी गुप्ता साहब के साथ और गुप्ता जी के साथ में जीएन गुप्ता जी के पास मेरे नंबर्स हैं, आप डेफिनेटली कभी भी। और मैं ये बताता हूँ साहब, हमारे बिकॉज ये सीनियर सिटीजन ग्रुप है, आप लोगों में से या आपके परिवार में कभी भी कोई इसको हेल्थ इश्यू हो जाए बाई चांस, इवन रात को भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अर्लीस्ट पॉसिबल में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, अर्लीस्ट पॉसिबल में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे नंबर को जरूर सेव कीजिएगा साहब। तो आप बता दीजिए, मैं अभी लिख लेता हूँ। हाँ जी, 96 जी 36 ग्रुप में डाल दूंगा। नहीं, ये ग्रुप में डाल देंगे आपका नंबर। और अरे बताने दीजिए ना सर, अब 4 डिजिट हो गए, 6 डिजिट बाकी हैं। 963651 9636 51 हाँ 23 हाँ 96। जी, थैंक यू। इनको ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। सर अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है आचार्य जी, अगर अनुमति हो तो पूछ लीजिए। हाँ सर, और भी कोई प्रश्न हो तो पूछिए ना आराम से। और भी कोई भी प्रश्न हो। आपने अभी कहा कि हमारे अंदर ईश्वर है, तो फिर हम कौन है? हमारे अंदर अगर ईश्वर है तो हम कौन है? हम भी ईश्वर है, लेकिन उस ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए वो जो बाकी जो बोलते ना साहब की शेडोज हमारे ऊपर जो आ जाती है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत एक प्रकार से देखा जाए कि हम ब्रह्मांड में हैं, ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हम ईश्वर से कनेक्टेड हैं, और इनफैक्ट हम ईश्वर का छोटा सा स्वरूप है। वी आर ए वेरी टाइनी पार्ट ऑफ गॉड, वेरी टाइनी पार्ट ऑफ गॉड। डॉक्टर सुषमा जी, ईश्वर को जी एक चीज बताना चाहूंगा, बस एक लास्ट बात बताना चाहूंगा कि मनुष्य को तो अपनी लाइफ की असफलताओं के लिए करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज 84 करोड़ योनियों में से जो सर्वश्रेष्ठ योनि है उसमें हमारा जन्म हुआ, भारत भूमि में जन्म हुआ, और आज हम इस स्थिति में हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी उसको मेडिकल साइंस की फैसिलिटी अवेलेबल। आप देखिए दूसरे जानवरों को देखिए, जो डॉग्स हैं, वो जो बीमार पड़ते हैं बेचारे बता नहीं पाते हैं कि मैं बीमार हूं, और उनका तो समाज ऐसा है कि उनके कोई मर भी जाए तो वो दूसरे डॉग के पास जाके बोल भी नहीं सकता कि भाई मेरे कोई मर गया, बिकॉज आपस में डर इतना ज्यादा है, एरिया कंट्रोल कितना ज्यादा है कि वो तो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर सकता। तो हमें तो साहब इस उम्र में सिर्फ सेवा सेवा और सेवा, जितना हम कर सकते हैं उतना ही बेहतर है, और ईश्वर के साथ जितना हम जुड़ सकते हैं और अहम को जितना अपने से दूर रख सकते हैं, बिकॉज अहम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है सर। हाँ, डॉक्टर सुषमा जी, आपका प्रश्न। जी प्रणाम आचार्य, सभी को नमो नमः। मेरा प्रश्न ये है सर, आपने अभी कहा कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है। मैं बचपन से ही भगवान से जुड़ी हुई हूँ। पहले राधा स्वामी, मेरे पेरेंट्स राधा स्वामी सेक्ट से थे। आत्मा परमात्मा में सब में विश्वास मतलब शुरू से ही हूँ, और कोशिश यही करती हूँ कि कोई मेरे लिए बुरा भी सोचता है तो मैं कि भगवान देखेंगे करके मान लेती हूँ। लेकिन एज ऑन टुडे मेरे को आई कैन से कि मैं एक स्टोर हाउस हूँ बीमारियों का। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सियाटिका, पैंक्रियाटाइटिस, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा हाई रहता है, उसके बाद माइग्रेन, बहुत सारी बीमारियां। डेली में 12, ऑल्टरनेट डे पे 12 और अगले दिन 14 ऐसे टैबलेट्स मैं खाती हूँ, तो शायद उसी से मैं सर्वाइव कर रही हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अगर इतना पॉजिटिव होने के बाद ये सारा जो कष्ट मैं झेल रही हूँ,
तो इसको आप फिर किस तरह से मैं उसको समझूं कि ये मेरे को दंड है कि या मेरे को क्या होगा? इसके जो हमारे कई तरह के इसके उत्तर हो सकते हैं मैडम, जिसको हम कार्मिक वो बोलते हैं, कार्मिक बोझ। पास्ट लाइफ के भी कुछ कार्मिक बोझ होते हैं जो हर व्यक्ति अपने साथ लेके आता है। और नंबर 2 ऐसा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो भी जीवन में आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई है, जिन लोगों ने भी आपको कष्ट दिया है, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट की है। देखिए हमारे 3 माइंड होते हैं, चेतन, अवचेतन और पराचेतन। देयर आर 3, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो चेतन मन से जो चीजें हैं वो अपने अवचेतन मन में जाती है, अवचेतन मन से वो चीजें पराचेतन मन में जाती है। मोस्ट प्रोबेबली आपने बहुत से लोगों को दिल से माफ नहीं कर पाई और वो चीजें अभी भी कहीं न कहीं आपको ठेस पहुंचाती है। और उस ठेस की वजह से होता क्या है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड भी आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो जो ठेस दे रहा है, वो ठेस किसी न किसी रूप में, बीमारी के रूप में आ रही है। आप एक काम करें मैडम, आप मुझे अपना फोटो भेज दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए, अपनी बीमारियों के बारे में भेज दीजिए। मैं 7 डेज तक आपको हील करूंगा मेरी तरफ से। 7 दिन के बाद में देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। हाँ, अगले हमारे प्रश्न है संजय सिंह जी का। संजय सिंह जी, संजय सिंह जी, आपका कोई प्रश्न है? अमिताभ जायसवाल जी, आपका क्या प्रश्न है? जी प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। जो कॉन्शियसनेस से जो जुड़े रहने वाली बात है, उसके लिए मोस्ट इफेक्टिव सबसे छोटा रास्ता क्या है? क्या करना चाहिए किसी को अगर वो जुड़े रहना चाहता है तो? नहीं, कॉन्शियसनेस से तो हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं साहब जी। कॉन्शियसनेस अच्छा बोल रहे हैं कि चेतना के साथ जुड़ने के लिए, हाँ, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए जो पहला स्टेप है जो आज आपको लेना है, आप 5 मिनट तक मेडिटेशन में बैठिए। 5 मिनट तक मेडिटेशन में बैठने के पश्चात अपने आप को आप सफ़ेद प्रकाश से घेर लीजिए। आप ये महसूस करें कि आप चारों तरफ से सफ़ेद प्रकाश से घिरे हुए हैं, और उसके पश्चात आप ब्रह्मांड का ध्यान कीजिए। और ब्रह्मांड से ध्यान करके बहुत वहाँ से आप एक, जिसको हम बोलते हैं ना साहब, टोरेंशियल रेन, बहुत ज़बरदस्त आप प्योर कॉन्शियसनेस की बरसात कराइए। अपने आप को उसमें भिगो दीजिए और अपने आप को उसको भिगो के महसूस कीजिए कि ये जो ब्रह्मांडीय बरसात है ये आपकी कोशिका में जा रही है, सेल में जा रही है, डीएनए में जा रही है, आपकी बायोफोटोन लाइट में जा रही है। और उसके पश्चात आप महसूस कीजिए कि धुएं के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, आपके शरीर से जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी लोगों ने आपको कष्ट दिया है, वो सारी की सारी बाहर निकल के जा रही हैं। और आप फील कीजिए कि आप जो है शुद्ध चेतना बन रहे हैं, आप प्योर कॉन्शियसनेस बन रहे हैं, आपकी ब्राइटनेस बढ़ती चली जा रही है। इसको आप कुछ दिनों तक कीजिएगा, आप देखिएगा कि आप ब्रह्मांडीय चेतना के साथ बहुत आसानी के साथ जुड़ जाएंगे। जी धन्यवाद सर। ये सारा विचारों का खेल है। जी जी, हाँ जी सर। हाँ संजय सिंह जी बोलिए। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है सर, मैंने कई बार सुना ये क्या, आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। ओके, मेरा प्रश्न है जड़ क्या है? क्या चीज? जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये जानना चाहते हैं कि जड़ और चेतन क्या है? जड़, हाँ, जड़ वो चीज है जो कि परिवर्तनशील है, जिसको हम संसार बोलते हैं, शरीर कहते हैं, सब जड़ विभाग में है। प्रकृति पूरा जड़ विभाग में है और ईश्वर जो है चेतन विभाग में। खैर, इस प्रश्न का उत्तर पद्मनाभम शर्मा जी से लेते हैं, मैं बाद में बताऊँ। नहीं, आप बिल्कुल आप सत्य बोल रहे हैं साहब। और हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं।
जो सबसे नीचे वाला चक्र जो है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार, मूल हम जड़ को बोलते हैं। तो जड़ जो है वो मूलाधार चक्र से स्टार्टित होता है। उसके ऊपर आपका स्वादिष्ठान चक्र है जो नाभि के 3 अंगुल नीचे है। उसके बाद मणिपुर चक्र है, उसके बाद में हृदय चक्र है, उसके पश्चात आपका जिसको हम बोलते हैं थ्रोट चक्र बोलते हैं, उसके पश्चात आज्ञा चक्र है, और सबसे ऊपर आपका सहस्त्रार चक्र है। तो जो बेसिक जो चक्र है वो जड़ का चक्र है। दैट मीन्स सर्वाइवल का जो मोड है एक व्यक्ति का, वो जड़ चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, वो मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम एक्चुअली संसार में जो आए हैं, संसार में आने के पश्चात आप अगर हजारों करोड़ों साल पहले की आप देखें तो संघर्ष हम लोगों ने किया है, किस तरह से हम सरवाइव करें जानवरों के बीच में, किस तरह से हम सरवाइव करें आपस में लड़ते हुए। तो जो जड़ जो चीज़ है वो ये है, हमारा पहला इंस्टिंक्ट है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल। वो वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है, और जैसे जैसे हम सहस्त्रार चक्र को डेवलप करते चले जाते हैं वैसे हम विकास अंतिम मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एक बहुत अपलिफ्टेड यात्रा की ओर जाते हैं साहब। अधिकतर हम में से 2 या 3 चक्रों के ऊपर उठ नहीं पाते हैं। हम भूल नहीं पाते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें जीवन में परेशान किया है। हम भूल नहीं पाते हैं उन लोगों को जो हमें चोट पहुंचाते हैं। साहब, आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं। आप अगर किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आप मान के चलिए कि वो पहली चोट आपके कर्मों के ऊपर पड़ रही है, एंड यू आर गोइंग टू सफर इन दिस लाइफ इटसेल्फ। इसी जीवन में आपको आप सफर करेंगे, इसी जीवन में। इसलिए किसी को चोट पहुंचाना ही नहीं चाहिए। चलिए, ये ही कार्मिक सिद्धांत है, जो बोओगे वही काटोगे। तो इस प्रकार से बहुत बहुत सर एक सेकंड सर। हाँ सर, एक थोड़ा प्रणाम सर। ब्रजेश जी बोलिए। हाँ सर, प्रणाम। अभी आपने बताया ना, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, और जो शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। तो शरीर है वो जड़ है, तो ब्रह्मांड भी जड़ है। नहीं, आत्मा और परमात्मा नहीं, मैंने ये नहीं बोला सर जी। मैंने ये नहीं बोला कि शरीर जड़ है। मैंने ये बोला कि जड़ हम रूट को बोलते हैं। जड़ हम रूट को बोलते हैं। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ के क्या क्या पार्ट होते हैं साहब? एक तो रूट होता है जिसमें से वो पेड़ जल को प्राप्त करता है जमीन के नीचे से। उसके बाद उसका ट्रंक होता है, उसके बाद पत्ते होते हैं। ठीक है साहब? तो हमारी जो जड़ है, अगर हम संसार के अंदर नहीं आते, माता की जो नाल के साथ हम जुड़े हुए हैं। जब जन्म हुआ तो माता की नाल के साथ जुड़े हुए थे, फिर हमें अलग किया गया। जड़ की स्टार्टिंग वहां से होती है। तो हमारा जो पहला ये है कि हमारी वास्तविक एग्जिस्टेंस जो है वो ईश्वरीय है, लेकिन संसार के अंदर हम जो हमारा जो जन्म हुआ है वो जड़ के रूप में हुआ है। उसके पश्चात हमें अपनी ट्रंक को डेवलप करना है। उसके पश्चात जो पत्ते हैं उन पे फल लगते हैं। जब अच्छे फल लगेंगे, जब आपके कर्म अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर से जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उन्हें आनंद आएगा। तो एक प्रकार से ये पूरा का पूरा पेड़ का डेवलपमेंट है साहब, जड़ से लेके पत्तों तक और उनमें लगे हुए फलों तक। मेरा थोड़ा सा ये समाधान हमें चाहिए कि जो ब्रह्मांड है, हाँ जी, तो वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, या ब्रह्मांड को ही ईश्वर माना जाए, या ब्रह्मांड की रचना वो ईश्वर के द्वारा हुई। बस ये इतना है। आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। अब यहाँ ब्रह्मांड और शरीर वो सब ईश्वर भी सब इस तरह से आपको लग रहा है जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है साहब जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ईश्वर ब्रह्मांड से एक हायर लेवल है, बिकॉज क्रिएटर है वो। इस जो ब्रह्मांडीय चेतना, इट इज द क्रिएटर। और एक चीज मैं बताऊं साहब, क्रिएटर से भी गलतियां होती है। ऐसा नहीं है कि क्रिएटर से गलतियां नहीं होती है। ये प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट है। ईश्वर ने शुरुआत में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाए, फिर बाइसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाए। धीरे 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 इवोल्यूशन के पश्चात मानव जाति का जन्म हुआ।
तो ईश्वर ने भी एक्सपेरिमेंट, इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ईश्वर सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। वो एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को पहचानना बहुत आवश्यक है, और ईश्वर डेफिनेटली ब्रह्मांड का निर्माता है। इट इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स होगा तो एक प्रकार से देखा जाए जिसको हम बोलते हैं ना पिता, इट इज द फादर ऑफ द यूनिवर्स। चलिए, बहुत सुंदर डॉक्टर शर्मा जी, आपने इतने गूढ़ विषय को बहुत सरल शब्दों में समझाया और प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर दिए। तो आज का हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। मैं आह्वान करूंगा डॉक्टर टंडन साहब का कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे श्रोताओं का, हमारे जिन लोगों ने अटेंड किया है और सभी लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। धन्यवाद आचार्य जी। डॉक्टर टंडन, आज के दोनों ही अतिथि वक्ता बहुत ही बढ़िया अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर बोले हैं। पहले डॉक्टर कुश कुमार ने स्ट्रोक के ऊपर काफी विस्तार से हिंदी में समझाने का प्रयास किया कि उसका बचाव ही मेन है एम, और वृद्ध सीनियर सिटीजन को सबको उसका बचाव शुरू कर देना चाहिए इससे पहले कि ठंड दिसंबर में और बढ़े। बहुत ही कुशलता से उन्होंने समझाया है। दूसरा, डॉक्टर पद्मनाभन शर्मा जी ने बताया है कि जो माइक्रो में है वही मैक्रो में। संक्षेप में जो मुझे समझ में आया, शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर, दे आर वन एंड द सेम, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल, समष्टि और व्यष्टि में। ये बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है और इसके बारे में सिर्फ शब्दों से ही सारा ज्ञान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब से बार बार कांटेक्ट करने की आवश्यकता, मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता है, जिससे कि हम और उनके विचारों को जान सकें कि इस पैथी से कैसे। देखिए, एकत्व को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम प्लूरलिटी में जाते हैं, विविधता, ये अलग ये अलग ये अलग, अलग अलग उसमें अलग अलग खेल माया का। अदरवाइज ब्रह्म इज ओनली वन एंड देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट ब्रह्म। जो शरीर है वो भी ब्रह्म है। अद्भुत भगवान ने गीता में कहा है, आदि देव भी मैं ही हूँ और यज्ञ भी मैं ही। तो मैं जैसे कहते हैं कि हमारे अंदर जो भगवान, हमारे अंदर नहीं, वो शरीर भी भगवान ही है, बन गए हैं, वो प्रकृति भी वही है और पुरुष भी वही है। तो सारा खेल ब्रह्म का ही है, एक ब्रह्म का ही अस्तित्व है। उस ब्रह्म से हम उनके अंश हैं, अंश को अपने अंशी से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये मतलब ये मेरा भाव है और ये भाव डॉक्टर साहब से ग्रहण किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब लोगों को इस काबिल बनाया कि हम लोग और इस विषय में चिंतन मनन करें और आवश्यकता पड़ने पर संपर्क। बहुत बहुत आभार डॉक्टर शर्मा साहब। कुश कुमार जी जा चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। इसके साथ ही ज्ञान मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सूत्रधार इस प्रोग्राम के एस.एन. गुप्ता सर को, आचार्य जी को श्रद्धे। इसके सूर्य का इस कार्य से आप सब लोगों ने, आपने सब लोगों को बांध रखा है, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सहयोग के जितने भी साथीगण हैं और जितने भी इसको अटेंड करने के लिए लोग आए हैं, अपने साथी हमारे, उन सबको हृदय से धन्यवाद देना आवश्यक समझता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे विद्वान वक्ताओं को सुना। इसी के साथ सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से बहुत ही मधुर ढंग से किया। और ये उनका मतलब हमेशा हमेशा यही आशा रहता है, तो उसके लिए सदा आभारी है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत सफलता वहाँ से होती है जहाँ से शुरुआत होती है। क्षमा चाहूँगा, एक चीज़ कहना भूल गया। सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा परमात्मा को, जिनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल तो ये मैं कह पा रहा हूँ, भूल गया, भूल चूक के लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर की ही कृपा से सारे
अच्छी कार्य हो रही है इस संसार में। इसलिए परम पिता से सबको जुड़े रहना चाहिए। सभी अपने साथियों को यहाँ पर धन्यवाद देने की आवश्यकता है। जितने भी ज्ञान संगम के साथी हमारे हैं, कुछ जा भी चुके हैं और जो मौजूद हैं, सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, कार्यक्रम की सफलता बनाने के लिए। पुनः पुनः सूत्रधार आदरणीय एस.एन. गुप्ता जी को सादर नमन। डॉक्टर साहब, आपको धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत अच्छा। परमात्मा जी शानदार रहा। बहुत सर गुप्ता साहब, बहुत ही सुंदर, तबीयत खुश हो गई। अद्भुत प्रोग्राम था। थैंक यू सर। आप चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद सर। हम डॉक्टर शर्मा से बात जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आप किस समय बात करने के लिए फ्री होंगे? जरूर मैडम, आप जब बताना चाहें। आप मुझे एक मैसेज देके आधी घंटा का टाइम दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आ जाए। ठीक है, धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। शांति पाठ नहीं हुआ? अब प्लीज कर दीजिए इस समय। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी आदरणीयों को नमो नमः।